अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। इमरान हसन, आपको पता है लाहौर में आजकल जो ट्रैफिक की सूरत हाल है, कुछ कंस्ट्रक्शन की वजह से सुबह हमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है, तो थोड़ा सा लेट है, लेकिन ही विल जॉइन अस वेरी सून। और उम्मीद करते हैं जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मंडे के लिए भरपूर एनर्जी के लिए आप तैयार होंगे, क्योंकि आज इट वॉज़ मंडे, लेकिन मेरे लिए कुछ अजीब व गरीब सुबह से वाक़यात हो रहे हैं मेरे साथ। कभी कोई मसला है, कभी कोई मसला है। तो आई होप कि सबका जो वीक का स्टार्ट है वो बहुत अच्छा हो। समटाइम्स वीक का स्टार्ट अच्छा ना हो तो आपकी एनर्जी या आपका वो कहते हैं ना वाइब वैसी किल हो जाती है और आप सोचते हैं कि हाँ ये पूरा हफ्ता ऐसे ही गुजरेगा। लेकिन आई होप इट विल वेंट फाइन फॉर यू गाइज। लेकिन जनाब आगे बढ़ते हुए, कल जो हमने मैच देखा वो मैच क्या ही मैच था, बहुत ज़बरदस्त। ऑस्ट्रेलिया जी छठी बार वर्ल्ड चैंपियन बन गया। कल इनफैक्ट जब हम फ्राइडे को डिस्कशन भी कर रहे थे तो बहुत सारे लोगों की जो हमदर्दियाँ थी वो ऑस्ट्रेलिया के साथ थी और बहुत सारे लोग चाहते थे कि जो इंडिया है वो जीते। दो कि आई वॉज द सपोर्टर ऑफ इंडिया इन दैट वे कि उन्होंने बहुत अच्छा इस टूर्नामेंट के अंदर खेला था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने कल सब चीज़ों को गलत साबित कर दिया। फाइनल में जो कल शिकस्त हुई इंडिया, उसके बाद बहुत सारे लोगों के दिल भी टूटे। जो इंडियन बॉलर थे, सिराज साहब, राहुल, सबके जो कल वो जब ऑस्ट्रेलिया का विनिंग मोमेंट था तो वो इंडिया के लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग मोमेंट था, क्योंकि जितने भी प्लेयर्स थे जिन्होंने बहुत मेहनत की थी, ऑब्वियसली हर टीम अपने प्लेयर्स उसके मेहनत करते हैं। कल जब वो मैच हारे तो अफसोस भी हो रहा था, दुख भी हो रहा था। और अहमदाबाद स्टेडियम के अंदर जो खामोशी थी दैट वाज अनबिलीवेबल। और जब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स ने बात भी की पोस्ट मैच डिस्कशन में, उन्होंने कहा कि अहमदाबाद के जो क्राउड था, दो कि इंडिया का क्राउड उन्होंने कहा बहुत अच्छा था, लेकिन अहमदाबाद का जो क्राउड था इट वॉजंट गुड एंड दैट्स वेरी बैड। मुझे लगता है कि जब आप इतना बड़ा टूर्नामेंट होस्ट कर रहे हो, इतना बड़ा फाइनल कोई टीम जीत रही हो, तो उनकी इंकरेजमेंट के लिए, उनको सेलिब्रेट करने के लिए थोड़े बड़े दिल दिखाने चाहिए। उन्होंने कहा कि तमाम तर कुव्वत जो है, पैट कमिंस ने कहा, जो कैप्टन, उन्होंने कहा कि जी हमने अपनी तमाम तर जो फोर्स है वो इस फाइनल के लिए बचा के रखी थी। बड़े मैच के प्लेयर्स होते हैं और जिम्मेदारी उन्होंने उठाई। और छठी बार जो मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया जो है फाते बन गया, और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की अचीवमेंट थी। दो कि ऑस्ट्रेलिया भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता रहा है पूरे टूर्नामेंट के अंदर, पूरे वर्ल्ड कप के अंदर, और इंडिया से भी एक्सपेक्टेशन सबकी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन कल इंडियन फैंस के जितने दिल टूटे, सबसे ज़्यादा जो हम देखते थे ना वो ट्विटर के ऊपर मुझे देखते हुए हो रहा था कि अल्लाह, बेचारों ने कितनी सोचा था कि अपने होम ग्राउंड पे 1.5 लाख क्राउड के सामने हम इस ट्रॉफी को उठाएंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ऑस्ट्रेलिया ने ट्रॉफी जीत ली। टॉस जीता जी पहले ऑस्ट्रेलिया ने, उन्होंने पहले बॉलिंग का फैसला किया। इंडियन टीम 240 रन पर ढेर हो गई। उसके बाद जिस तरह से मैच आगे प्रोसीड हुआ, विराट कोहली और राहुल ने, उनके जो रन थे वो काफ़ी नुमाया रहे। ओवरऑल जो 54 कोहली ने रन किए थे, जबकि 66 के राहुल ने स्कोर किया। और उसके बाद ये प्रोमिनेंट इनिंग्स थी जो उनके प्लेयर थे। रोहित शर्मा जिस तरह से आउट हुए, इनके 2-3 चांसेस मिले और उसके बाद बिलाखिर वो आउट हो ही गए। उसके बाद एक्सपेक्टेशंस थी कि कुछ अच्छा टीम स्कोर करेगी। दो कि रोहित शर्मा ने भी कहा कि वो थोड़ा सा अगर और ज़्यादा स्कोर करते तो चीज़ें थोड़ी बेहतर होती, उनके हक में होती। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ गेम, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। आप हारते हैं, जीतते हैं, हर टीम अपने घर से खेलने आती है। ऑस्ट्रेलियन टीम भी बहुत अनबीटेबल रही थी ओवरऑल, और इंडियन टीम के हवाले से भी एक्सपेक्टेशन थी। सो एट द एंड ऑफ द डे ये सारी चीज़ें साइड पे हो जाती हैं, किसने क्या मेहनत की, और इंडियन टीम जो है वो हार गई और ऑस्ट्रेलिया जीत गया। और उसके साथ ऑस्ट्रेलिया जीतने के साथ साथ मेरे को एंकर वो भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि उनकी भी बड़ी ख्वाहिश थी कि ऑस्ट्रेलिया जीते। आप तो बहुत खुश होंगे। वेलकम, कैसे हैं आप? कैसी हैं? ठीक ठाक है? अच्छा, एक तो चलें, सुबह सुबह आपकी एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा लगवा ली हमने। मेरे जहन में सिर्फ अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद के साथ आप ठीक है। मुझे लाहौर की ट्रैफिक ने थोड़ा आड़े हाथों ले लिया, मैंने बता दिया आपके भी हाथ। चले, थैंक यू वेरी मच। और वैसे तो आपने सारी तफसील बता ही दी है। मेरे पास कहने के लिए सिर्फ इतना है कि दिल के अरमा आंसू में बह गए, हम नाते तोते रह गए। सिर्फ ये हुआ है भारत के साथ। सब कुछ तैयार था। 1.25 लाख शायकीन थे, भारतीय वजीर आजम थे, शाहरुख खान थे, दीपिका पाडुकोन थी, आधा बॉलीवुड था, आधा बॉलीवुड था। अगर कुछ नहीं मिला पूरे सारे सिनेरियो के अंदर, टीम वाज वेरी गुड, इनफैक्ट परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी। 10 के 10 मैच भी 9 के 9 जीते हुए थे। कुछ नहीं मिला तो सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं मिली, जिसके लिए इतना सारा कुछ हमने किया था। आपको बुरा लगा जब वो रो रहे थे? नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मुझे इसलिए बुरा नहीं लगा बिकॉज इतनी ही मेहनत ऑस्ट्रेलिया ने भी की थी। और दूसरी जानब ये है कि इंडिया
उनका कॉन्फिडेंस अपनी जगह, उनका बेहतरीन खेल अपनी जगह, लेकिन टुवर्ड्स इंटरनेशनल क्रिकेट जो इंडिया का रवैया रहा है ना, तो खासतौर पर पाकिस्तान की तरफ, और मुझे याद है, हम कैसे भूल सकते हैं आपने हमारे शायकीन को वीजे नहीं दिए, हम कैसे भूल सकते हैं कि आपने हमारे प्लेयर्स को कितना तंग किया, प्लेयर्स को एंड मोमेंट के ऊपर जाकर वीजे इशू किए, हम कैसे भूल सकते हैं कि आप पाकिस्तान खेलने नहीं आ रहे थे, आपने एशिया कप को डिले कराने की कोशिश की सिर्फ पाकिस्तान इंडिया मैच के लिए, फॉर योर बिजनेस। तो बिजनेस तो आपको जय शाह जरूर मिला, आई मीन इंडिया फाइनल तक गया, आपने अरबों रुपए कमाए, अरबों डॉलर्स कमाए एक्चुअली, लेकिन ट्रॉफी नहीं मिली, वर्ल्ड चैंपियन आप नहीं बन सके, वर्ल्ड रैंकिंग आपकी उस तरीके से बेहतर नहीं हो पाई। सो ये रिग्रेट तो आपके दिल में रहेगा। आई मीन कुदरत जो करती है बड़ा बेहतरीन करती है। सो कुदरत ने 9 मैच जिताए और 10वें में आके गिराया। हाँ, वैसे ये बात है, मुझे जो कि इंडिया की टीम की परफॉर्मेंस अच्छी लगी, दो कि ये सारी चीजें एक तरफ हैं, ऑब्वियसली ये सारी चीजें हम बिल्कुल भूल नहीं सकते और ये नाइंसाफी है जो वो करने की कोशिश करते हैं, बट स्पोर्ट्स के हवाले से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा से रहा है कि अगर वो अच्छा खेल रहे थे तो दे शुड हैव, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने भी नो डाउट बहुत अच्छा खेला था। तो कल इंडियन टीम का जो ख्वाब था होम ग्राउंड के ऊपर वो पूरा नहीं हुआ, सैड, और वी फील बैड अबाउट इट, बट स्टिल ऑस्ट्रेलियंस ने कल साबित किया कि वो वर्ल्ड चैंपियन जो बनते हैं बार बार, दे आर फॉरएवर। और किसी के लिए गड़ा आप खोदते हैं तो उसमें गिरते हैं। विकेट आपको इतनी स्लो नहीं बनानी चाहिए थी ना, आपकी बैटिंग पावर है, आप इतना डर गए कि आपने विकेट स्लो बनाई। और पूरा इस वक्त इंडियन मीडिया एक चीज पे तनकीद करे, कितनी डेडली विकेट क्यों बनाई आपने। वो डेडली विकेट थी व्हेन इंडिया वाज प्लेइंग, क्योंकि उनको नहीं पता था कि वो टॉस हारेंगे और उनको पहले खेलना पड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले हम खिलाएंगे उनको, फिर उसके बाद आएंगे, इजीली चेस करेंगे, विनिंग शॉट खेलेंगे, ट्रॉफी उठाएंगे। लेकिन हर दफा ऐसे थोड़ी होता है। खैर, ऑल द बेस्ट इंडिया, आप बहुत अच्छा खेलें। उम्मीद है कि आप चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जब पाकिस्तान आएंगे तो हम आपको आ जाएं, अब आ जाइएगा तो आपको अच्छा मौका मिलेगा अपनी परफॉर्मेंस। हम आपको वेलकम भी अच्छा करेंगे, हमारा क्राउड, अगर हम हार भी रहे होंगे और आप जीत रहे होंगे तो हमारा क्राउड भी उतना अच्छा, हम आपको दिखाएंगे अच्छा क्राउड, खामोशी नहीं करेंगे। जी, आगे बढ़ते हैं। ऑब्वियसली ये तो हो गई क्रिकेट की बात, इस पे इन डिटेल हम तज्जिया भी लेंगे अपने एक्सपर्ट से, लेकिन चूंकि सियासत में भी कुछ गहमा गहमी जारी है इंतखाबात को लेकर, आपको बताते हैं आज की बड़ी खबर। जनाब, प्रोग्राम में जैसा कि अरमला ने कहा बड़ी खबर, तो बड़ी खबर वैसे अरमला हमने पहले दे दी है, ये बड़ी से थोड़ी सी छोटी खबर है, लेकिन पॉलिटिकली बड़ी खबर है। ये साम इंतखाबात में 2.5 माह बाकी हैं, दिन गिने जा रहे हैं, तारे भी गिने जा रहे हैं कुछ जगहों पे, तो जहां पे और कुछ करने को नहीं है। सियासी जमातें जोड़ तोड़ अवाम जलसे में मसे में मसरूफ है और अवामी कनेक्टिविटी जो है ना अवाम के साथ पोलिटिकल पार्टीज की, उसमें थोड़ा सा इजाफा हुआ है। जो सियासी मैदान है इसमें ताहाल पीपल्स पार्टी और JUI फे मंजर आम पर है, जो अवामी राबिता करती नजर आती है, छोटे बड़े जलसे भी कर रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी कभी मुल्की मसाइल का हल बताते हैं, कभी लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने की बात करते हैं, और कभी ये कहते सुनाई देते हैं कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड ना भी मिली तो मसले की बात नहीं है। उधर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के एक पॉजिटिव स्टेटमेंट कल उन्होंने सामने आया कि उनको शफाफ इंतखाबात का यकीन है, इलेक्शन कमीशन पर एतमाद है और मुल्क इंतखाबात की जानिब जाता नजर आ रहा है। जरदारी साहब ने कहा कि इस वक्त मुकम्मल माहौल है इंतखाबात का, सो एक बड़े रहनुमा की तरफ से आई मीन इट्स अ पॉजिटिव स्टेटमेंट टुवर्ड्स इलेक्शन। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार है। पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो माहौल में, जो हर तरह के माहौल में इलेक्शन लड़ने की सलाहियत रखती है। पूरा यकीन है कि 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी अक्सरती पार्टी जो बनके उभरेगी और मुल्क का जो माहौल है, आपको पता है, इंतखाबात के लिए साजगार है। इलेक्शन वक्त पर ही होने चाहिए। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी के बयानात में जो तजाद है, इसकी वजह क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। और क्या आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की जो सियासी सोच है एक दूसरे से मुख्तलिफ है, इस पर बात करेंगे। और साथ साथ नून लीग क्यों खामोश है, इलेक्टेबल्स को साथ मिलाने से नून लीग मरकज में हुकूमत बना पाएगी, और तहरीक इंसाफ की जो 2 विकेटें मजीद गिरी हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ नवीद हुसैन साहब मौजूद हैं, उनको खुश आमदीद कहते हैं, सीनियर तज्जियाकार भी हैं। थैंक यू वेरी मच नवीद साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। ये जो भी हम पीपल्स पार्टी के हवाले से बात कर रहे हैं, जिसमें आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की स्टेटमेंट्स को हम देख रहे हैं, जिसमें हमें कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है। एक तरफ तो बिलावल भुट्टो जरदारी लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से बात कर रहे हैं और इलेक्शन पे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, दूसरी जानब आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं जी कि इलेक्शन के इस प्रोसेस पर उनको पूरा इत्मीनान है और वो हर तरह के माहौल में इलेक्शन लड़ने की सलाहियत रखते हैं। किस तरह से देखते हैं दोनों स्टेटमेंट्स को आप? देखिए, मेरे ख्याल में जो आसिफ अली जरदारी साहब ने बात की है, एक चीज तो मेरे ख्याल में सबके सामने है, जाहिर है, और जिस तरह से नवाज शरीफ साहब का आना और जिस तरह से बाकी चीजें चल रही हैं, तो वो तो ये लग रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ एक ही पार्टी को दी जा रही है। बल्कि ये मैं नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि फील्ड जो है वो लेवल की जा रही है एक ही पार्टी के लिए।
जिस तरह से नवाज शरीफ साहब को जो जितनी तेजी से इंसाफ मिल रहा है, जो हम जिस इंसाफ की ये बात करते थे, तो जितनी तेजी से उन्हें इंसाफ मिल रहा है, जिस तरह से केयर टेकर गवर्नमेंट्स बनाई गई, उस केयर टेकर गवर्नमेंट में जिस तरह के लोग हैं, जो लोग वो लोग जिनकी नून लीग से जो है वो वाबस्तगी जो है वो माजी की, वो सबके सामने है। तो लग ये रहा है कि फील्ड जो है वो एक पार्टी के लिए लेवल की जा रही है, जिस तरह से 2018 के इलेक्शन में एक पार्टी के लिए, पीटीआई के लिए फील्ड हमवार की गई थी, राह हमवार की गई थी, उसी तरह से मुझे लग रहा है कि अभी मुस्लिम लीग नवाज के लिए जो है वो फील्ड हमवार की जा रही है। दूसरी तरफ आप देखें कि पीपल्स पार्टी की तरफ से सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं, बारहा कई जो पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, उनकी तरफ से ये बात सामने आई है। और जैसे मैंने कहा कि ये तो सबके सामने है, सब जाहिर है, इसमें तो कोई नवीन साहब, जब 2000 गुंजाइश ही नहीं है। जब 2018 में यही फील्ड लेवल पीटीआई के लिए की जा रही थी और मुसलसल नून लीग शोर मचा रही थी, उनके लोगों को पकड़ा भी जा रहा था, बिल्कुल यही सिनेरियो था, सिर्फ कहते हैं ना चेहरे तब्दील हुए, स्क्रिप्ट बिल्कुल सेम लगता था। उस वक्त नून लीग शोर मचाती थी, उस वक्त दीगर पार्टीज ने उनकी नहीं सुनी, इंक्लूडिंग तहरीक इंसाफ। अब अगर नून लीग के लिए एज देयर ओपोनेंट्स आर सेइंग ऐसा हो रहा है, तो फिर क्या अब उनका शोर मचाना जायज है? और अगर जायज है तो क्या कोई मुश्तरका लाया अमल आना चाहिए सब सियासी जमातों की तरफ से कि ये फील्ड किसी के लिए हमवार ना हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ है, चाहे वो पीपीपी है, चाहे वो नून लीग है, सब अपनी अवामी मकबूलियत की बिना पे इलेक्शन लड़े, किसी को आइंदा भी किसी का सहारा न लेना पड़े, ऐसा कोई मैकेनिज्म बन सकता है, बनना चाहिए? देखिए, यही बात मैं इसी तरफ आ रहा था कि देखिए, हम अगर अपने आप को एक फंक्शनल डेमोक्रेसी कहते हैं, हम अपने आप को एक जमहूरियत कहते हैं, तो जमहूरियत में ताकत का सरचश्मा जो है वो जमहूर होता है, वो जमहूर पाकिस्तान है, वो अवाम है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि पाकिस्तान में इलेक्शन कभी फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट और क्रेडिबल इलेक्शन तो हमने कभी देखा ही नहीं है। इससे पहले यानी हम सिर्फ बात जो है वो इमरान खान साहब पे और पीटीआई पे नहीं रोकेगी, इससे पहले भी आप देख रहे हैं इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बने, नवाज शरीफ साहब को जिस तरह से 2/3 मेजोरिटी दिलवाई गई, तो जिस तरह से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और री इंजीनियरिंग और फिर रिवर्स इंजीनियरिंग हो रही थी, तो इसमें हमारे जो सियासतदानों का भी, मैं सबसे ज्यादा कसूर सियासतदानों का कहूंगा कि वो जमहूर पाकिस्तान को देखने की बजाय वो किसी और तरफ देख रहे होते हैं, वो उस तरफ देख रहे होते हैं जो कि सिलेक्टर्स हैं, जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने पिछली गवर्नमेंट में, पीटीआई की गवर्नमेंट में बारहा और 3.5 साल आप देखें जिस तरह से उस वक्त के वजीर आजम को सिलेक्टेड कहा गया, तो आज तो एक और सिलेक्शन होती नजर आ रही है, मुझे तो इलेक्शन होता नजर नहीं आ रहा। अगर इलेक्शन फ्री फेयर क्रेडिबल इलेक्शन आपने करवाना है तो एक बड़ी जमात जो है वो इस वक्त मंजर आम से बिल्कुल गायब है। आप ये देख लें कि वो जमात जो कि जिसने पिछली गवर्नमेंट बनाई, जिसकी जो है वो 3 सूबों में गवर्नमेंट थी, जिसकी जो है वो एजेके में, गिलगित बल्तिस्तान में गवर्नमेंट थी, वो पार्टी जो है वो मंजर आम से बिल्कुल गायब हो गई। ठीक है, इस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड मुझे समझ नहीं नवीन साहब, आता है। चूंकि हमारे पास वक्त कम है, मैं जरूर चाहूंगी कि इस सवाल को भी हम जरूर केटर करें जो आईपीपी के हवाले से मैं करने वाली हूं कि आईपीपी के अंदर और तहरीक इंसाफ की जो विकटें गिर रही हैं, ये सिलसिला अभी तक रुका नहीं है। बार बार कोई ना कोई ऐसी प्रोमिनेंट शख्सियत आती है जो मुख्तलिफ जमातों के अंदर शमूलियत का ऐलान कर देती है, और इस वक्त आईपीपी वो जमात है जिसमें तहरीक इंसाफ के वो तमाम लोग शामिल हो रहे हैं जो बहुत एक टाइम पे एक्टिव भी थे और बहुत प्रोमिनेंट भी थे। मैं बात कर रही हूँ अली नवाज साहब की, अली नवाज अवान साहब की, जिन्होंने आईपीपी के अंदर शमूलियत का ऐलान किया है। आप इस इस्तेकाम पार्टी के हवाले से इसका मुस्तकबिल क्या देखते हैं और इलेक्शन में इसका जो स्टेटस है, चूंकि इसके साथ वो तमाम लोग एसोसिएटेड हैं जो पहले तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेट्स बी क्लियर एंड ऑनेस्ट, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाम है इमरान खान का और इमरान खान नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। इस तरह की जो जैसे पहले मैंने कहा कि जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, री इंजीनियरिंग और रिवर्स इंजीनियरिंग से इस तरह की पार्टीज पहले भी बनी है। हमने देखा है कि माजी में भी ऐसी पार्टीज बनी और फिर उन पार्टीज का क्या हुआ। सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको पाक सरजमीन पार्टी की कराची में दूंगा कि जहां पे मुस्तफा कमाल साहब तो बड़े
धूम धड़के से लाया गया और उस वक्त भी जो जितने भी एमक्यूएम के लोग थे उनको वहां शामिल किया गया, वहां लाया गया। लेकिन उस पाक सरजमीन पार्टी का क्या हुआ वो सबके सामने है, क्या इबरतनाक अंजाम उसका हुआ। और फिर जो है वही लोग जो है दोबारा एमक्यूएम पाकिस्तान में अब आगे लंदन से पाकिस्तान में शामिल हो गए। तो इस तरह की पार्टियों का कोई वजूद नहीं होता। नहीं, लेकिन ये अवाम को फैसला करने दे। कतर कलामी के बाद नबी साहब एक बड़ा इसमें इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट फिर पैदा होता है ना कि इन पार्टीज में अगर आपने कहा कि शामिल करवाया जाता है तो सर्टन प्रोमिसेस होते हैं, सर्टन प्रोमिसेस के बाद होता है, एज आपने रेफरेंस दिया पाक से जमीन और मुस्तफा कमाल का। लेकिन कोई भी अपना सियासी करियर खत्म करने के लिए तो इन पार्टीज ऐसी पार्टीज में नहीं जाता ना। जैसे अब कुछ लोग अगर इन पार्टीज में नहीं जा रहे, फवाद चौधरी की एक मिसाल लेता हूं, आजकल एक ताजा तरीन मुकदमे में गिरफ्तार हुए, तो उनके ऊपर डिफरेंट किस्म के प्रेशर्स होते हैं कि आप ऐसी पार्टीज में आए, एज यू आर सेइंग, मैं उसको रेफर कर रहा हूं। तो फिर कोई अपना सियासी करियर खत्म करने के लिए आईपीपी में आएगा, मुझे तो लगता है कि उसको कोई ऐसी एश्योरेंसेस है कि आप इधर आए अगर आपको सियासी करियर अपना चाहिए। अदरवाइज तो असद उमर वाला रास्ता बेहतरीन है कि आप पॉलिटिक्स ही ना करें, आप पॉलिटिक्स छोड़ दें। तो लोगों को कुछ एश्योरेंस तो है कि लोग इस पार्टी में आ रहे हैं। देखिए, हमने यही बात मैंने की कि बदकिस्मती की बात यह है कि पाकिस्तान के सियासतदानों को, हमारे सियासतदानों को जमहूर पाकिस्तान पे एतमाद नहीं है। उनको ये इस बात पे एतमाद नहीं है कि हम लोगों के वोटों से जो है वो पार्लियामान में आएंगे। उनको पता है कि यहाँ पे कौन जो है वो सेलेक्ट करता है और इसी वजह से जो है वो किस तरफ देख रहे होते हैं, वो अवाम की तरफ नहीं देख रहे होते। तो यहाँ पे मसला आपने पॉलिटिकल करियर को, उनको ये पता है कि जब बात सुनी जाएगी तो जब ही उनका पॉलिटिकल करियर बनेगा, अवाम से उनका पॉलिटिकल करियर जो है नहीं बनेगा। ये एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया नवीद साहब कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है जिस पे बहुत सारे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, बहुत सारे जो कह ले एतबार भी हैं, इस पे हम बात कर रहे थे। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हम देखते रहिए एक्सप्रेसो। तरक्की पसंद नजरियात और इनकलाब को मोतियों की खूबसूरत लड़ी में पिरोकर पेश करने वाले बरसगीर पाक व हिंद के अजीम शायर फैज़ अहमद फैज़ की बात करते हैं। उनकी 39वीं बरसी आज मनाई जा रही है। दुनिया भर में उर्दू शायरी को पढ़ने, समझने और लिखने वाले फैज़ अहमद फैज़ की फ़नी अज़मत के कायल हैं। फैज़ अहमद फैज़ 13 फरवरी 1911 को सियालकोट में पैदा हुए और अरबी और अंग्रेज़ी अदब में मास्टर्स की डिग्रियां हासिल की, जिसके बाद फैज़ कई कॉलेज में बतौर उस्ताद रहे और पाक फ़ौज में भी अपनी खिदमात सर अंजाम दी। फैज़ अहमद फैज़ को उर्दू और पंजाबी के अलावा अंग्रेज़ी, अरबी, फ़ारसी और रूसी ज़बान पर भी अबूर हासिल था। 1936 में उन्होंने तरक्की पसंद तहरीक में शमूलियत इख्तियार की और तहरीक के पहले सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए। शायरी के साथ साथ फैज़ अहमद फैज़ कई अदबी जरायद की इदारत के फ़राइज़ भी सर अंजाम देते रहे। फैज़ अहमद फैज़ ने अपनी शायरी और नस्री तहरीरों में मज़लूम इंसानों के हक़ में आवाज़ उठाई और इंसान पर इंसान के जब्र को कबूल करने से इनकार किया, जिसके नतीजे में उन्हें मुखालिफतों का भी सामना करना पड़ा और कैदोबंद की सोबतें भी उठानी पड़ी। फैज़ की शायरी के मुतअद्दिद ज़बानों में तर्जमे हुए और कई मशहूर गुलकारों ने उनकी गज़लें और नज़में गाईं। उनके मशहूर शेरी मजमू में नुस्खा हाय वफ़ा, नक्श फरियादी, दस्ते सबा, जिंदा नामा और दस्ते तहे संग शामिल हैं। इसमें कोई शक नहीं कि उर्दू अदब अहदसाज शायर फैज़ पर हमेशा फ़ख्र करता रहेगा। फैज़ अहमद फैज़ को रूस के लीनन अवार्ड समेत मुतअद्दिद आलमी और कौमी एजाज़ात से नवाजा गया। फैज़ 20 नवंबर यानी कि आज ही के दिन 1984 को इस दुनिया से रुखसत हुए और कई मद्दाहों को सोगवार छोड़ा। वेलकम बैक। वैसे तो हम क्रिकेट पे बहुत बात कर चुके हैं, लेकिन तज्जिया भी जरूरी है ना। अगर आप पहले हमारी तरफ से किए जाने वाले को आप तज्जिया कह रहे थे तो नहीं, वो तज्जिया नहीं था, वो तो जज्बात का इजहार था। तज्जिया तो एक्सपर्ट्स करते हैं और हम एक्सपर्ट्स नहीं हैं, हम सिर्फ आपको खबर देते हैं। और फिल वक्त अगर आप कल इस बात को फॉलो नहीं कर सके, वैसे तो क्रिकेट को जो फॉलो करता है उसको पता ही है, कल भारत वर्ल्ड चैंपियन नहीं बना, भारत वर्ल्ड चैंपियन नहीं बना, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन बन गया। मतलब लोगों के लिए होता है अच्छा भारत बन गया, तो नहीं, भारत नहीं बना। सारे मैचेस जीत के 9+1 सेमीफाइनल एंड देन आखिरी मैच हार जाना यकीनी तौर पे बहुत बड़ा सेटबैक था। लेकिन कम स्कोरिंग के बाद, कम स्कोर करने के बाद 241 रन का हदफ ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेटों के नुकसान पर चेस किया। इनफैक्ट 3 पे ही कर लिया था, 2 रन पहले जो उनके ओपनर थे वो आउट हो गए और उसके बाद उनकी जो 137 रन की इनिंग्स थी वो इख्तिताम पजीर हुई। बहरहाल क्या जबरदस्त कल मैच था। इससे पहले कि हम इस पे तबसरे की जानिब जाएं, अनुला हसन जो कि मुसलसल मुख्तलिफ अमल करती रहती हैं, देखती रहती हैं, थोड़ी सी हल्की फुल्की ज्योतिषी चल रही हैं। ज्योतिषी चल रही थी, ये इतनी
इंटरेस्टिंग चीज थी। So- सुबह सुबह हमारे प्रोड्यूसर साहब ने हमें बताई, हमने कहा चलो ये मैं इंटरेस्टिंग समझ रहा हूँ प्रोड्यूसर साहब पूरी रात किस बात पे मेहनत करते हैं। अच्छा, ये कितनी इंटरेस्टिंग चीज है कि उन्होंने हमें बताया सुबह कि जिस कप्तान की शादी होती है उससे अगले साल वो वर्ल्ड कप जीत जाता है। Wow. सबसे पहले रिकी पॉन्टिंग की उन्होंने बात की कि 2002 में उनकी शादी हुई, 2003 में वो वर्ल्ड कप जीत गए। फिर उन्होंने एमएस धोनी की बात की कि जी एमएस धोनी 2010 में उनकी शादी हुई, 11 में वो वर्ल्ड कप जीत गए। मॉर्गन साहब की 2018 में शादी हुई, उन्होंने 2019 में वर्ल्ड कप जीत लिया। उसके बाद फिर पैट कमिंस की बारी आई, उन्होंने 2022 में उनकी शादी हुई और आप देखें ऑस्ट्रेलिया फिर लेकिन आई जीत गया। सीरियसली नीड टू सी एमएस धोनी की जो पिक्चर इनकी एलिया के साथ ही है, बाज़ का सोशल मीडिया थोड़ा खराब भी कर देता है। नहीं, इन्होंने ये उन्हीं के इसको हम साथ जरा है। रीचेक कर लेंगे हमारी नहीं, मीम्स। उन्हीं की है, उन्हीं की अच्छा, है। उन्हीं की है। हाँ, वैसे I हमारी मीम्स remember it. बनाने की जरूरत नहीं है, हम इसको जरूर चेक करेंगे। अब तो डर लगता है ना सोशल वैसे मीडिया वालों से। वाकई अच्छा, ये इतनी इंटरेस्टिंग चीज थी कि जिसकी शादी, अब मैं सोच रही थी कि शाहीन शाह अफरीदी की शादी हुई, अगले साल हो सकता है वर्ल्ड कप नहीं है ना अगले साल? T20 अच्छा, T20, हाँ, T20 जीत सकता है ना, you never know। ये ना हुआ तो आप इस थ्योरी के हवाले से जरूर हमें फीडबैक दीजिएगा। आप हमें बैश ना कीजिएगा, अरमला बस हसन और हमारे फीडबैक प्रोड्यूसर दीजिएगा। साहब को, मेरा इसमें कोई हिस्सा नहीं है। हमारे साथ रिशाद महमूद भाई मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट, उनसे बात करते हैं। बल्कि पहला सवाल रिशाद साहब से ये, रिशाद साहब शादी होने का अगले साल वर्ल्ड कप जीतने से कोई ताल्लुक है आपके ख्याल में? नहीं। आप इसको कैसे देखते हैं? मैं सॉरी, इसको बिल्कुल इंडोर्स नहीं करी, नहीं है ताल्लुक। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, लेकिन प्लीज इसका आंसर कीजिए आप। नहीं जी, इसका तो कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा ख्याल है कोई क्रिकेट में ऐसी नजीर भी नहीं मिलती कि ये जरूरी है कोई एक विजन जो है ये बहुत मुस्बत साबित हो। कि 2019 वर्ल्ड कप से कुछ ही दिन पहले सरफराज अहमद साहब की भी शादी हुई थी, तो लेकिन वो नहीं जीते थे। सो इसका ताल्लुक अच्छी क्रिकेट से है। ठीक है, ठीक है। इरशाद भाई, गेटिंग बैक टू द सब्जेक्ट, चैंपियंस ऑस्ट्रेलिया, 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, टेस्ट चैंपियनशिप चैंपियन, आई मीन चैंपियन के अलावा किसी छोटी बात पे आते नहीं है। एशेज का टाइटल उनके पास है। कल जबरदस्त खेले, पूरी प्लानिंग के साथ खेले, प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया। जिस तरह की बॉलिंग उन्होंने इंडियन बैटर्स को की, हिलने नहीं दिया, ये कहना चाहिए। क्या कहेंगे सर, कल वर्ल्ड कप फाइनल ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा? जी बिल्कुल, आप 100% सही कह रहे हैं कि उसमें सबसे ज्यादा जो प्रोमिनेंट चीज नजर आई वो ये नजर आई कि ऑस्ट्रेलिया ने कितनी जबरदस्त प्लानिंग की थी इस मैच के लिए। हर लगता था कि हर इंडियन प्लेयर के लिए उन्होंने फील्ड सेटिंग की थी, बॉलिंग उस तरह से की, और जो भी प्लेयर्स बज़ाहिर पूरे वर्ल्ड कप में कामयाब हो रहे थे, शुभमन गिल है, श्रेयास हैं और मुख्तलिफ लोग हैं, सबको उन्होंने जिस तरह आउट किया, कम स्कोर पे कोहली जैसे बैट्समैन को खेलने नहीं दिया, सिर्फ 2 बाउंड्रीज वो लगा सके। तो इतनी जबरदस्त प्लानिंग के साथ आए थे, उसको टू द टी उन्होंने एक्सिक्यूट किया। आई थिंक दैट वाज रियली द की टू देयर विक्ट्री। बहुत ही प्रोफेशनल क्रिकेट खेली ऑस्ट्रेलिया ने, और मैं समझता हूँ कि इसीलिए ऑस्ट्रेलिया की टीम, आप देख लीजिए 150 साल में क्रिकेट के कोई टीम उनके करीब नहीं आती, इतनी जबरदस्त उन्होंने हमेशा परफॉर्मेंस दी है और छठा टाइटल दिया है, विच इज अमेजिंग एब्सोल्युटली। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रही। दो के कल हम इंडिया के हवाले से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अनबीटेबल रही रिशाद साहब पूरे टूर्नामेंट के अंदर, और जिस तरह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट को आगे लेके चले। दो के बहुत सारे फ्लॉस थे उनके मैनेजमेंट साइड पे, बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे जो गेम की बात हम कर रहे हैं, अब एक्सपेक्टेशंस थी कि इंडिया कुछ अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करेगा इस फाइनल के अंदर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उसी स्ट्रैटेजी के साथ मैदान में आए, और चूंकि ऑस्ट्रेलियंस ने अपनी स्ट्रैटेजी को बड़ा फाइन और जो कह लें बेहतरीन रखा हुआ था, जिसके मुकाबले में उनको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी इंडियंस को। जी जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और उसमें ये आप देखिए कि जो ये क्रिकेट का वर्ल्ड कप की तारीख ये दिखाती है कि जो टीम अनबीटन रही हो पूरे टूर्नामेंट में, फिर या सेमीफाइनल में हारती है या फाइनल में, क्योंकि वो पीक शुरू में कर रही होती है और फिर उनका एक डाउनवर्ड स्पाइरल नजर आता है टुवर्ड्स द एंड गेम्स। तो वही इंडिया के साथ हुआ। दूसरे ये कि अगर एक दिन पहले से अगर कुछ लोग इंडिया की मीडिया को और इंडिया के एक्स प्लेयर्स को, एनालिस्ट को फॉलो कर रहे हो, तो वो तो ऐसा लग रहा था कि उन्होंने ऑलरेडी वर्ल्ड कप जीत लिया है। आई मीन आई थिंक ये ओवर कॉन्फिडेंस एक चीज थी यहाँ पे कि वो मैच में क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को हरा चुके थे, तो वो इतने कॉन्फिडेंट थे। कई मैंने देखा कि मीडिया के एक्सपर्ट्स और क्रिकेटर्स ये कह रहे थे कि नहीं, इस टीम को तो हम हरा चुके हैं राउंड मैचेस में, तो हम दोबारा, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चलता, और खासतौर पे ऑस्ट्रेलिया की टीम के जैसी टीम के खिलाफ। एंड ऑन सच अ बिग मैच, आई मीन यहाँ पे 1.25 लाख बंदा लाइव आपको, आई मीन इनफैक्ट स्टूडियोज स्टेडियम में देख रहा है, और दुनिया में करोड़ों मद्दाह जो हैं वो टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली बड़े मैच में ये वाला कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चलता। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये रहा कि जब एक पार्टनरशिप बिल्ड की विराट कोहली ने और केएल राहुल ने, पहली इब्तदाई विकेट दोनों गिरने के बाद, उसमें भी विराट कोहली बॉल टू बॉल जा रहे थे, जबकि उनके साथ जो केएल राहुल थे उन्होंने तकरीबन
107 गेंदें खेलकर 66 रन बनाए। और इसी तरह जब एक लबुशान और जो ट्रेस जो हेड थे उन्होंने एक बिल्ड की, ट्रेविस हेड ने पार्टनरशिप बिल्ड की, इसमें उन्होंने भी जो ट्रेविस हेड थे वो फास्ट खेल रहे थे, जबकि जो लबुशान थे वो तकरीबन 110 गेंदें खेलकर उन्होंने ऑलमोस्ट 50 स्कोर की। तो ऐसा लगता था कि स्ट्रैटेजी दोनों टीम्स की सेम थी, शायद एग्जीक्यूशन में मसला आया, ऐसा लगता है आपको? जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये भी नजर आया। और इसमें ये चीज है कि आई थिंक इंडिया को जो रिस्ट्रिक्ट किया वो ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग ने और बॉलिंग ने बहुत रिस्ट्रिक्ट किया, खासतौर पे फील्डिंग ने। इतनी आउटस्टैंडिंग फील्डिंग थी कल, पूरी दुनिया इस वक्त उसकी मोतरफ है जो ऑस्ट्रेलिया की कल फील्डिंग थी, और उन्होंने बिल्कुल चौक कर दिया इंडियन बैट्समैन को, सिवाय शुरू में जो रोहित शर्मा का एक ऑनस्लॉट था, उसके बाद तो बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया ने, जिसे कहते हैं कि टोटली बिल्कुल इंडियंस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। तो वो डेफिनेटली एक स्ट्रेटेजी के साथ आए थे, और ऑस्ट्रेलिया ने अलबत्ता 3 विकेट गिरने के बाद थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटजी चेंज की। अगर डेविड वार्नर खड़े रहते पिच पे, बहुत तेज खेलते हैं वो आउट हो गए जल्दी, तो उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया ने थोड़े से ब्रेक्स लगाए और थोड़ा सा अपने स्ट्रेटजी खेले। लेकिन फिर बाद में ट्रेविस हेड का आप देखिए कि उन्होंने 4 छक्के भी मारे, तो वो यानी इट वाज अ मिक्सचर ऑफ एग्रेशन एंड डिफेंस एंड एक्सीलेंट बाय ऑस्ट्रेलिया। एक बड़ी टीम के ऊपर क्या इंपैक्ट करता है जब आप ऑन अ ट्रॉट आप मैच जीतते हुए आ रहे हैं, 9 आपने पूल मैचेस जीते, देन आपने सेमीफाइनल में दुनिया की बेहतरीन टीम को हराया, और उसके बाद आप फाइनल में आ गए, फाइनल में भी आपको 47 के ऊपर 3 विकेटें इब्तदाई आपको मिल गई और आपको एक आस लग गई कि हम कर लेंगे। तो इंडिया की टीम जिस तरह से गिरी है एकदम से, इसका ओवरऑल टीम मोरल पे क्या इंपैक्ट पड़ता है? क्या इंडिया की टीम के मोरल को हर्ट करेगी ये चीज आने वाले मैचेस के अंदर? जी मेरे ख्याल में तो जरूर करेगी, इस वजह से कि एज आई सेड कि इंडिया तो अपने आप को वर्ल्ड चैंपियन समझ बैठा था और वो बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट भी थे। लेकिन ये कि वर्ल्ड कप का टाइटल वो भी उनके होम ग्राउंड पे, देखिए 2015 में जो ऑस्ट्रेलिया जीता था टाइटल, वो अपने होम ग्राउंड पे ऑस्ट्रेलिया जीता था। लेकिन ये कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने ये कमाल किया कि इंडिया के होम ग्राउंड पे आके इंडिया को हराया। ये इंडिया के बड़ा सेटबैक है, ये डेफिनेटली ये आसानी से धुलने वाला है। घाव भरने में बहुत वक्त लगेगा, घाव भरने में बहुत ज्यादा। अच्छा रिशाद साहब, जिस तरह से अभी आप बात कर रहे हैं कि इंडिया के होम ग्राउंड के ऊपर ऑस्ट्रेलियंस ने इनको हराया है, अहमदाबाद के हवाले से पहले भी हम बात करते रहे हैं बार बार स्टेडियम को लेके, क्राउड को लेके। कल ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स ने भी कंप्लेन किया कि जो अहमदाबाद का क्राउड था दैट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग, उन्होंने बिल्कुल ऑस्ट्रेलियंस को सपोर्ट नहीं किया, और जिस तरह से वो जीते बिल्कुल खामोशी थी स्टेडियम के अंदर, एक शोक का समा था। दो के इंडियन टीम हारी, बट स्टिल जब कोई इस तरह की सेलिब्रेशन होनी चाहिए उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया उस क्राउड ने। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही है, देखिए बहुत नोटिसेबल था और इट्स अ पुअर रिफ्लेक्शन ऑन इंडियन क्राउड, आई एम सॉरी टू से। जिस तरह से इतना यानी कमिंस ने भी एक दिन पहले कहा था कि क्राउड तो वन साइडेड होगा, लेकिन हमें क्राउड को साइलेंस करने में जो लुत्फ आएगा उसका कोई यानी वो नहीं है, बदल नहीं है, तो वो नजर आया। उससे नासिर हुसैन ने कल मैच के बाद स्काई टीवी पे बहुत ही एक स्केलिंग और नो होल्ड्स बार्ड किस्म के कमेंट दिए। उन्होंने कहा कि मुझे इट्स अ पैथेटिक सिचुएशन, कि उन्होंने कहा जिस तरह से क्राउड ने किया, ये लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया कि इट्स अ पैथेटिक सिचुएशन, जिस तरह से क्राउड ने रिस्पॉन्ड किया है ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग को, ऑस्ट्रेलिया की विक्ट्री को। तो उन्होंने कहा मैं समझता हूं कि ये अगर इस तरह की बायस रहे तो ये क्रिकेट के लिए ठीक नहीं है। इतना उन्होंने इस्तेमाल किए। और अगर आपको याद हो, इन्हीं एक सेशन में मैंने आपको एक वाकया सुनाया था शोएब अख्तर साहब का, कि जो उन्होंने चेन्नई में सचिन तेंदुलकर को पहली गेंद पे आउट किया था, तो उसमें तेंदुलकर जब दाखिल हो रहे थे ग्राउंड में तो कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती थी चेन्नई में, और पहली बॉल शोएब अख्तर ने बॉल्ड कर दिया था। तो उसके बाद उन्होंने एक जुमला कहा था कि यार बॉलर के लिए भी ताली बजा दो भाई। तो ये बात है कि ये इस तरह की चीज अपनी होनी चाहिए। आप क्रिकेट के देखने आ रहे हैं, वर्ल्ड कप हो रहा है, दुनिया की सारी खेल रही हैं, आप होस्ट आपको तो उसका मुजाहरा करना चाहिए एक बड़े दिल का। तो इस रिशाद भी आईसीसी भी कोई नसीहत पकड़ेगा? आईसीसी ने जैसा ये वैसे तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वी कॉल इट इंडियन क्रिकेट काउंसिल, सारी सपोर्ट रही पाकिस्तानी शायकीन को, क्या जर्नलिस्ट तक को सिलेक्टिव चंद एक जर्नलिस्ट जा सके, वीजे नहीं दिए, पाकिस्तानी शायकीन तरसते रहे, लोगों ने टिकट्स ली हुई थी बड़ी महंगी, खासतौर पर पाकिस्तान इंडिया मैच की, नहीं जाने दिया, और कोई माहौल बिल्ट नहीं हो पाया, कंपैरेटिवनेस नहीं नजर आई हमें खासतौर पर सर्टन कंट्रीज के लिए, और कल उसी का शिकार ऑस्ट्रेलिया भी हुआ जिसका शिकार हम अहमदाबाद में हुए थे। तो इसमें आईसीसी को भी कोई सबक पकड़ना चाहिए आने वाले दिनों में, जो इतना ज्यादा लाडला इंडिया को रखा है, दो के बिलियंस ऑफ डॉलर्स तो आते हैं वहां पे चूंकि आबादी ज्यादा है, लेकिन क्या हम कोई स्ट्रैटेजी में तब्दीली देखते हैं इस इवेंट के बाद, जिसको मैं अवाम के या शायकीन के पॉइंट ऑफ व्यू से कामयाब इवेंट नहीं कहूंगा?
जी हाँ, लेकिन देखिए मैं इसमें समझता हूँ कि जब तक इंडिया का डोमिनेशन है आईसीसी में तो उससे मुझे मुश्किल नजर आता है जितना पैसा इंडियन क्रिकेट बोर्ड कंट्रीब्यूट करता है वो एक इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है आईसीसी के लिए। तो मैं कोई ड्रास्टिक चेंज आईसीसी के स्टांस में नहीं देखता, लेकिन ये कि फिर भी आप ये देखिए कि न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल था इंडिया का, उसमें एक कंट्रोवर्सी शुरू में हुई थी कि इंडिया ने शायद पिच चेंज कर दी उसके लिए किसी ने, और इवन दुनिया की कई और खबर एजेंसीज ने ये बात की कि ऐसी बात सामने आई है, और तो उसके प्रेशर में इंडिया ने दोबारा उसी विकेट पे सेलेक्ट करके मैच खेला जिसको उन्होंने चेंज किया था। इतना प्रेशर आया इंडिया पे कि वो पिछली पिच पे ही गए, 7th पिच उन्होंने सेलेक्ट की थी, 6th पे ही खेले वो दोबारा। तो प्रेशर डेफिनेटली वर्ल्ड से आ रहा है, और ये एक इंडिया का जैसे मैंने कहा कि पूरे इमेज एक जा रहा है कि एज अ होस्ट जो है जो आपने पॉइंट आउट की है, तो वो एक के साथ नहीं खेले। जो डैमेज गेम ऑफ क्रिकेट को इंडिया ने दिया है शायद उसी की एक कीमत थी जो कल उन्हें पे करना पड़ी। दुनिया में कहते हैं या तो नंबर 1 होता है या नहीं होता, तो इंडिया ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 है, आई मीन वर्ल्ड चैंपियन है, और उसके बाद बाकी सारी टीमें जिसमें हम भी शामिल हैं। हम वैसे 5वें नंबर पे थे, ये बताना जरूरी है। शाह साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। वर्ल्ड कप इज ओवर जी, बहुत बड़ा इवेंट, जैसे यूजुअली एक क्रेज होता है क्रिकेट वर्ल्ड कप का, भारत वो तो क्रिएट नहीं कर पाया, कुछ एंटरटेनमेंट हमें देखने को जरूर मिली। ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया इज अ वर्ल्ड चैंपियन एंड इंडिया की जो मायूसी है हम उसके साथ उनका इज़हार हमदर्दी करते हैं और उम्मीद करते हैं कि क्रिकेट की गेम में वो सियासत को आइंदा नहीं लाएंगे। और अगला जो हमारा सीरीज है वो इस वर्ल्ड चैंपियन के साथ ही, उसके लिए भी पाकिस्तान की तैयारी कैसी होनी चाहिए इस पे भी हम आगे जाके एग्जैक्टली बात करेंगे। अभी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। वक्त हुआ चाहता है आपकी मुलाकात कुछ और एक्सप्रेसो हीरो से करवाने का, जो कि हम करवाते रहते हैं। भाई हिम्मत हो, लगन हो, जज्बा हो, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है ज़िंदगी में जो आप हासिल ना कर पाए। इसकी मिसालें हमारे पास कई मौजूद हैं। आज जो हमारे पास 2 बहनें मौजूद हैं, 2 सिस्टर्स हमारे साथ हैं, यंग गर्ल्स। उकाड़ा से इनका ताल्लुक़ है, इनका नाम है आयशा और निशा। इन्होंने तालीम के मैदान में जी बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस के अंदर गोल्ड मेडल हासिल किए इन दोनों सिस्टर्स ने। कनाडा की तरफ से क्रिएटिव राइटिंग का मुकाबला था जिसमें मजमून नवीसी करनी थी। इसके इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन के अंदर इन्होंने अवार्ड हासिल किया, जिनमें आयशा अब्दुल्ला ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया, जबकि अमेरिका की जानिब से कराए गए जो साइंस के इंटरनेशनल मुकाबले थे इसमें निशा अब्दुल्ला ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। सो ये दोनों गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इसके साथ साथ इनकी जो वालिद हैं वो एक कांस्टेबल हैं, मोहम्मद अब्दुल्ला इनका नाम है, पुलिस के अंदर, और इनकी वालिदा भी बड़ी खुश है इस कामयाबी के ऊपर। हमने कहा कि हम इन दोनों बहनों को बुलाते हैं शो में और आपकी मुलाकात करवाते हैं। बिल्कुल, आयशा और निशा हमारे साथ मौजूद हैं। हम दोनों को खुश आमदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो हम जरूर चाहेंगे हमारे देखने वालों को आप अपने बारे में बताएं। आपका जो स्टडीज है, क्या पढ़ी है, कौन सी क्लास में है? जी मैंने अभी 12th रिसेंटली किया है। 2023 में ICS विद फिजिक्स, और अभी मैंने अप्लाई किया हुआ है ब्रॉड के लिए, मैंने वहाँ पर मेरा एडमिशन हुआ है। और मैं अब पंजाब कॉलेज में इंटरमीडिएट पार्ट 1 फर्स्ट ईयर में प्री मेडिकल में भी तालीम हासिल कर रही हूँ। अच्छा, ये भी बताइएगा, जैसे इमरान ने अपने इंट्रो में भी कहा कि इंटरनेशनल कंपटीशन में गोल्ड मेडल आपने अपने नाम किया। आयशा, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएं कि जो मजमून नवीसी है इसके मुकाबले में किस मौजू का आपने इंतखाब किया था और दुनिया भर से कितने बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और उसके बाद निशा, आपसे जो अमेरिका की तरफ से होने वाले कंपटीशन है उसके मुकाबले के हवाले से भी बताएं आप। तो जी मैंने कनाडा में इसे हेल्प करवाया था, और ये एक क्रिएटिव राइटिंग के बारे में था, और इसमें उन्होंने हमें एक टॉपिक दिया था मैरीन लाइफ, और उस मैरीन लाइफ पर हमने लिखना था। और पाकिस्तान से तकरीबन आई थिंक 200 to 300 स्टूडेंट्स थे उधर, और जैसे कि ये पूरी दुनिया में हुआ था तो पूरी दुनिया से हज़ारों की तादाद में जो है स्टूडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और अल्लाह ताला की मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे इस कामयाबी से नवाजा, और काफ़ी मेहनत की इसके पीछे। और वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला जो आप मेहनत करते हो उसे कभी रायगा जाने नहीं देते, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा करम है। मैंने HOCA मेगा इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया था। ये एक साइंस कंटेस्ट था जिसे अमेरिका ने इंटरनेशनली कंडक्ट करवाया था। इसके 2 राउंड्स थे, फर्स्ट एलिमिनेशन राउंड था और दूसरा ग्रैंड फिनाले था। तो हमें ग्रैंड फिनाले में क्वालिफाई करने के लिए हमारे लिए जरूरी था कि हम पहले एलिमिनेशन राउंड को क्लियर करते हैं। तो हमने एलिमिनेशन राउंड को मैंने क्लियर किया, और फिर जिन बच्चों ने क्लियर किया उसे उन्हीं बच्चों ने आगे ग्रैंड फिनाले में परफॉर्म किया। और ग्रैंड फिनाले में हो सकता है कि बहुत ज्यादा बच्चों ने सही, मतलब बिल्कुल क्विज कॉम्पिटिशन में बिल्कुल सही क्विज दिया, लेकिन उसमें हमारा टाइम काउंट हो रहा था कि हम कितने कम से कम टाइम में हम बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1 मिनट 19 सेकंड्स में बहुत अच्छा स्कोर किया, बिल्कुल
ठीक मैंने क्विज परफॉर्म किया और फिर अल्लाह ताला ने मुझे इस कामयाबी से नवाजा, मुझे गोल्ड मेडल से नवाजा। That's amazing। इसलिए आपकी अपनी मेहनत, आपके पेरेंट्स की मेहनत यकीनी तौर पे है। आयशा, हमारी इतलात के मुताबिक आपको लंदन की एक यूनिवर्सिटी ने 4000 पाउंड का स्कॉलरशिप दिया है, विद दैट एडमिशन भी दिया है, तो हम चाहेंगे कि आप हमें इस हवाले से भी बताइए। तो अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने मुझे ARU यूनिवर्सिटी लंदन में जो है मेरा एडमिशन हुआ है, और ये मेरा एक ख्वाब था कि मैं जो हूँ आगे अपनी फर्दर स्टडीज़ लंदन में करूँ और वहाँ पर पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ, वहाँ पर जाकर स्टूडेंट चांसलर लगूँ यूनिवर्सिटी में। जैसे कि हमारे लीडर्स जो है कायदे आजम और इलामा इकबाल, उन्होंने भी इंग्लैंड से अपनी स्टडी की थी, और मेरा भी यही ख्वाब है कि मैं वहाँ जाकर अपनी स्टडी करूँ। जबरदस्त आयशा, बहुत अच्छा है कि आपके इरादे इतने जबरदस्त हैं, अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाब करे। हम जरूर चाहेंगे हमारे देखने वालों को कोई मैसेज दें, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वसाइल की कमी की वजह से अपनी बेटियों को नहीं पढ़ा पाते, और आपके वालिद साहब ने तो उसमें बड़ी इनपुट दी है बच्चों को पढ़ाने के हवाले से, स्पेशली आप दोनों को क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? जी, मैं उन्हें बिल्कुल यही कहना चाहूँगी। पहले तो मैं बच्चों को ये कहना चाहूँगी, क्योंकि मोस्टली तादाद में हमारे जो माशरे में बच्चे हैं वो इसी तरह के हैं कि उन्हें उनके पेरेंट्स फैसिलिटेट तो कर रहे हैं, बट वो अब सोशल मीडिया पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं फजूल एक्टिविटीज़ में, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पे। मैं उन्हें यही कहना चाहूँगी कि आप जो मोबाइल है उसको कंस्ट्रक्टिव पर्पज़ के लिए यूज़ करें। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि वाकई हमारे मुल्क में जो है एजुकेशन को इतना प्रमोट नहीं किया जा रहा है, ना कोई बच्चों को फैसिलिटेट किया जा रहा है किसी भी तरीके से। अगर हम सरकारी स्कूलों में देखें तो मैं यही कहना चाहूँगी, मैं गवर्नमेंट को भी ये कहना चाहूँगी कि वो एजुकेशन सेक्टर पे भी जो है थोड़ा सा फोकस करे और एजुकेशन को प्रमोट करे। और जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो अपने अपने लेवल पे, जैसे MNA उकाड़ा हो गया हमारे यहाँ पर, तो वो अपने उस पर इधर प्रमोट करें एजुकेशन को, और उन्हें बच्चों को फैसिलिटेट करें ताकि वो मुल्क का नाम रोशन कर सकें। जी, और मैं भी सबको यही कहना चाहूँगी, उन सब वालिदैन को, कि प्लीज़ अपने बच्चों को सपोर्ट करें, उन्हें कॉन्फिडेंस दें कि वो सब कुछ कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने सबको स्किल्स दी हैं, और हमेशा एक ट्रायंगल होता है जिसमें पेरेंट्स, टीचर्स, सोसाइटी और बच्चे खुद मिलके सब रोल प्ले करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप खासतौर पे अपनी बच्चियों को सपोर्ट करें, क्योंकि हमारे मुल्क को और हमारे माशरे को पढ़ी लिखी बच्चियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और खासतौर पर हमारे विलेजेस में उधर ज़्यादातर लड़कों की पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, उन्हें ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाता है एज कम्पेयर टू द गर्ल्स। सो मैं यही कहना चाहूंगी कि प्लीज दोनों को इक्वल रखें और फिर दोनों को फैसिलिटेट करें, दोनों को सपोर्ट करें, क्योंकि एक कामयाब माशरा तभी बनता है कि जब लड़के और लड़कियां दोनों मिलकर काम करें। तो हमारे लिए जरूरी है कि हम अपनी लड़कियों को भी तालीम दें। चलें, एक तो आपके साहब को भी और आपकी वालिदा, आपके जितने असातिज़ा जिन्होंने आपको पढ़ाया, हमारा बहुत सलाम है, बहुत ट्रिब्यूट है, उनकी मेहनत रंग लाई है। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, जस्ट बिगिनिंग। और जैसा आयशा आपने कहा ना कि MNAs वगैरह वो एजुकेशन को, काश वो भी क्रिएटिव राइटिंग के कंपटीशन में हिस्सा लेके MNAs बने, काश वो भी पढ़ लिख के MNAs बने, तो उनको पता होगा कि उन्होंने कैसे तालीम के लिए काम करना है। हमारा अलमिया है। आई होप आप जैसे पढ़े लिखे लोग सामने आए पॉलिटिक्स के अंदर और लोगों के फैसले करें। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो, प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा। और इस दूसरे घंटे के अंदर हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सरप्राइज एक सेगमेंट है जो आपको देखकर बहुत अच्छा भी लगेगा, मज़ा भी आएगा, और जो डिस्कशन हो रही है उसके हवाले से भी हम ज़रूर चाहेंगे। बड़ी प्रोडक्टिव सी डिस्कशन है, वो आप उसका वेट कीजिएगा। लेकिन उससे पहले जो हमारा सेगमेंट है फैशन और फन, हम आपको वो दिखाएंगे जिसमें आज निम्रा नासिर हमें जो सस्ते बाजार है, जिन्हें हम लंडा बाजार भी कहते हैं, वहाँ का रुख किया है। उन्होंने क्या दिखा रही है, देखते हैं आज के सेगमेंट में। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सर्दियाँ आ चुकी हैं और सर्दियों में कपड़े खरीदना कितना एक्सपेंसिव है और कितना मुश्किल है। ऐसे में हर तबका एक ही जगह आता है, चाहे अमीर हो या गरीब, वो आते हैं लंडा बाज़ार। आज हम मौजूद हूँ लंडा बाज़ार और यहाँ हम चीज़ें देखेंगे, शॉपिंग करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे किस प्राइस रेंज में क्या चीज़ मिल रही है। तो चलिए चलते हैं। ये कुछ अच्छा लग रहा है मुझे। भाई बात सुनिएगा, इसकी क्या प्राइस है, कितने का? 650 में मिल जाएगा, 650 650। भाई लंडे के अंदर हो 650 की कैसी चीज मिल रही है? ये ब्रांड की चीजें होती हैं मेरी बहना, ये अच्छी चीज है। ब्रांड की है जो भी है भाई, लंडे से ले लियो 650 की दो। लेकिन ये अच्छी क्वालिटी की और ब्रांड की चीज होती है, बिल्कुल मुनासिब की। नहीं भाई मैं तो 650 नहीं दे रही, 650 में लंडे से मैं तो नहीं खरीद रही टॉप। नहीं, और बाकी देख रहे हैं शर्ट्स वगैरह कुछ लगे हैं इसमें, शर्ट ट्राउजर वगैरह। नहीं नहीं नहीं, तो यही है, पसंद ही आ गया। 200 तो बिल्कुल नहीं 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 भाजी अब पहला बार ही लंडे पे आया था। हाँ जी भाई, पहली दफा आई हूँ, सुना था बड़े सस्ते कपड़े मिलते हैं वहाँ से।
भाजी सस्ते भी मिलते हैं, तो आपको हम मार्केट के दिखाऊंगा। तो ये माल इधर नहीं है, ये सारा ब्रांड है। अच्छा, ये यूरोप से आते हैं, ये यूरोप वाला माल है, वही माल नहीं है तो उसका आपको मैं दे दूंगा। वो चीज उधर आपको मार्केट की है, सबको हम ठेकेदार आपको मैं दिखाऊंगा। अच्छा आप दिखाएंगे मुझे? चलो फिर देखते हैं चल के। इंशाल्लाह आपको हम दिखा देगा। चलते हैं, ओके। ये देखो बाजी, ये भी लंडे वाला है। चीज पसंद करो, ये सारा मुनासिब रेट वाला है। अच्छा, यहाँ पे भी हम आ चुके हैं, यहाँ बहुत ज्यादा वैरायटी है। आई थिंक ये स्वेटर यहाँ पे सबसे ज्यादा प्यारा है और मैं शायद यही खरीदने वाली हूँ। चलिए इनकी प्राइस पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। ये कितने का है स्वेटर? ये 750 में है। 750 में? 600 में 600 में मुझे मिल जाएगा। तो अगर मैं 500 तक का चाहूँ तो 500 कर देंगे? स्पेशली आपके लिए हो जाएगा। चलें ठीक है, तो 500 में मुझे स्वेटर मिल गया। अभी प्लीज पैक कर दें। अच्छा, तो ये चीजें आती कहाँ से हैं लंडे की? बाजी ये आती बाहर से। बाहर से कहाँ से? जैसे पहले यूरोप से आते हैं, कराची में, कराची से ये लोग जाते हैं, उधर से लेके आते हैं इधर। तो वो धुल के आते हैं यहाँ पे आके धोते हैं? नहीं, इधर करते हैं? ये लोग धुलते हैं। अच्छा, खुद धोते हैं? खुद ही। इसका वही श्री सब कुछ ये लोग करवाते हैं। उधर सारा ब्रांड आते हैं बाजी, अच्छी चीज आते हैं, सारा गरीब लोग भी आते हैं, अमीर लोग भी आते हैं, हर तरह का तबका आता है। हर तरफ तक आते हैं इधर लोग। इधर सब कुछ, इधर सामान वगैरह बर्तन मिलते हैं, सब कुछ, शूज वगैरह, कपड़ा, पैंट शर्ट, सब कुछ इधर मिलते हैं। चलें फिर आगे देखें, चीजें भी मिलती हैं बाजी। ये लंडे इधर सारा चीजें लंडे वाला मिलते हैं। अच्छा, यहाँ पे ड्रायर भी हैं, स्ट्रेटनर्स भी हैं और साथ साथ रोलर्स भी मौजूद हैं। जो रिमिंगटन के हम लोग 10-10 हज़ार रुपए के स्ट्रेटनर्स खरीद रहे हैं, वो सब यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा अजमल भाई, ये सारे ओरिजिनल होते हैं? ये इधर ओरिजिनल ब्रांड वाला चीज होते हैं। हाँ। ये सारे यूरोप से आते हैं। अमीर वाला 2500-2000 में मिल जाएगा? वाह भाई, इधर नहीं है, ऐसा लोग आते हैं, अमीर भी आते हैं, गरीब भी आते ऐसे हैं। है ऐसे। अच्छा, तो ये सस्ता क्यों है? कोई डिफॉल्ट है, कोई मसला है इनमें? इसका कोई मसाला भी नहीं है। अच्छा, चलेगा भी जिस तरह चलते हैं? जैसे तुम इस्तेमाल करते हैं उसकी आपको वारंटी भी देते हैं। अच्छा अच्छा, 2 साल की वारंटी भी मिलेगी हमें? हाँ जी। सही सही। अच्छा, तो यहाँ पे जूते भी मौजूद हैं, खूबसूरत सा, और इसकी फिटिंग्स भी बहुत अच्छी हैं। एक ये मैंगो का ब्लेजर है गाइस, यहाँ पे सारे ब्रांड्स मौजूद हैं। और ये नेक्स्ट का है। तो यहाँ पे हमें हर ब्रांड मिल रहा है, हर तरह की चीज़ मिल रही है और बहुत बहुत कम प्राइजेस के अंदर। बहुत शुक्रिया भाई। तो शॉपिंग तो मेरी हो चुकी है एंड थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे पूरी मार्केट फिराई। इधर सारा आपने खुद ही देख लिया, ये सारा लंडे वाला माल इधर सस्ता रेट वाला। ऐसे ही है, पहली दफ़ा आई और मैं तो यहाँ पे आके बहुत खुश हूँ। मेरे ख्याल से अब अगली शॉपिंग ना अपनी यहीं से करने वाली हूँ। जी तो नाजरीन, ये था हमारा एक दिन लंडे के अंदर और हमने बहुत ज़्यादा शॉपिंग की, हमने डिफरेंट ब्रांड से सस्ते में चीज़ें खरीदी। तो अगर आपको भी ब्रांड का शौक है और आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप महंगे महंगे ब्रांड अफोर्ड कर सकें, सो यू गाइज नो वेयर टू गो। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगले सेगमेंट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं साद जब्बार। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो और मैं हूं फरीन वसीम। नाज़रीन, आज दुनिया भर में वर्ल्ड चिल्ड्रन डे मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का बुनियादी मकसद ये है कि बच्चों की तालीम, सेहत, तफरीह और ज़हनी तरबियत के हवाले से शऊर उजागर किया जाए, ताकि दुनिया भर के बच्चे मुस्तकबिल में माशरे के मुफीद शहरी बन सकें। मगर नाज़रीन, दुनिया भर में हुकूमतें मुस्तकबिल के मेमारों के मुस्तकबिल के लिए कोशा हैं। आपको पता है कि दुनिया के ममालिक में एक ऐसा मुल्क है जिसकी हुकूमत अपनी नस्ल परस्ताना पॉलिसियों के तनाज़ुर में बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए बहुत से फ़लस्तीनियों को शहीद कर रहे हैं। बच्चों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में सरगर्म अक़वाम मुत्तहिदा के यूनिफ जैसे ज़ैली अदारे अब तक सहनी हुकूमत के फ़लस्तीनी बच्चों के ख़िलाफ़ जराइम रोकने के लिए कोई भी तरीक़ेकार अभी तक कायम नहीं कर सके हैं। नाज़रीन, फ़लस्तीन में जितने भी बच्चे शहीद हुए वो तो हमें सिर्फ नंबर तक ही याद है कि कितने बच्चे शहीद हुए, लेकिन एक ऐसी यूरोप में एक बच्ची जिसका नाम एनी फ्रैंक था, जिसको पूरा यूरोप जानता है, इसकी तारीख पर मुस्तनसर हुसैन तारक साहब ने क्या कहा है, ये हम सुनते हैं। गाज़ा पे बमबारी हुई थी, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी हलाक हुए। कम से कम 3 बच्चियों की डायरीज वहाँ से बरामद, वो सब हमेशा के लिए गुमनाम होगी। क्यों? हम उनकी याद क्यों नहीं मनाते, उनको याद क्यों नहीं रखते?
जब तक आप में वो कुव्वत नहीं होगी, वो इंटेलेक्ट नहीं होगी, वो डिसिप्लिन नहीं होगा, वो करप्शन से आपकी दूरी नहीं होगी, तब तक आपकी एन फ्रैंक्स जो है वो मरती रहेंगी, वो गुमनाम रहेंगी, और यूरोप की एक एन फ्रैंक जो है वो जिंदा रहेगी। तारिर साहब ने 4 से 8 वर्ष के बच्चों का ज़िंदगी का अहवाल कुछ यूँ बयान किया है कि 4 से 18 वर्ष, चांद के सफर से जमीन तक, और किसी ने सिर्फ 4 बहारें देखी, किसी ने 18 मौसम खिज़ां देखे, किसी ने सालगिरह का केक काटा और किसी ने नहीं, क्योंकि उनके पास वक्त बहुत ही कम था। वो सिर्फ आज के दिन के बच्चे थे, एक और दिन देखना उनके नसीब में न था। वो तो एक मुख्तसर मुलाकात के लिए आए थे, और इसके बावजूद उन्होंने एक नूरानी अलूहियत का सफर किया, अबद से फना तक। 4 से 18 बरस फलस्तीन का हर बच्चा कफन में लिपटा हुआ पैदा होता। स्कूल जाने वाले बच्चे अपनी वालिदा से क्या गुफ्तगू करते हैं, आइए देखते हैं। माँ, मुझे आरास्ता करो, कपड़े पहनाओ जैसे ये आखिरी बार हो, मुझे संवार दो क्योंकि मुझे एक तवील और नामालूम सफर पर जाना है। मेरे यूनिफॉर्म के बटन और बक्सुए ऐसे बंद करो जैसे ये आखिरी बार हो। मैं बहुत बांका और सजीला लगना चाहता हूँ, मुझे आखिरी दूध पिला दो माँ, मेरा आखिरी चॉकलेट खिला दो, और मेरी बात सुनो जैसे ये मेरी आखिरी बात। मेरी याद एक ऐसे ताबूत में दफन हो जाए जिसे गॉड ऑफ ऑनर पेश किया जाए। माँ, मेरे साथ मुस्कुराओ जैसी आखिरी मुस्कुराहट। रो मत माँ, मुझे अलविदा कहो क्योंकि मैं आखिरी बार मुस्कुराना चाहता हूँ। माँ, मैं मुस्कुराना चाहती हूँ, ये वो फरियाद है जो गजा में दर्जनों शहीद होने वाले बच्चे अपनी माँ से करते हैं। मैं रोज़ाना स्कूल तो जाता हूँ और मैं रोज़ाना खाना भी खाता हूँ और रोज़ाना अच्छी नींद भी लेता हूँ, लेकिन फ़लस्तीन में वो बच्चे ना तो वो रोज़ाना सही खाना खा सकते हैं, ना वो अच्छी नींद ले सकते हैं। जो वो अपने मकान या घर में रहते थे वो भी उनसे छीन लिया गया है। अगर वो अस्पताल जाते हैं तो ना तो उन्हें प्रॉपर इमदाद मिलती है और ना ही उन्हें ऑक्सीजन मिलती है, लेकिन अगर हम अस्पताल यहाँ जाते हैं तो हमें पूरी इमदाद भी दी जाती है। तो लिहाजा फ़लस्तीन के बच्चे बहुत सी मुश्किलात से गुजर रहे हैं। इसी मामले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज़कियाकार एयाज़ खान। तो अंकल, आपसे मेरा ये सवाल है कि पहले मुझे ये बताएं कि ये जंग होती क्या है, और इस जंग में तो बच्चों को तो कुछ नहीं कहा जाता होगा, वो तो बड़े लड़ते होंगे ना। बेटा, पहले तो मुझे खुशी है कि आप लोगों के दरबार में पेश हुआ हूँ बाकायदा, फिर थोड़ा नर्वस भी हूँ क्योंकि ये जो जनरेशन है बड़ी खौफनाक जनरेशन है, ये हमसे आगे की जनरेशन है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं आप लोग। जंग असूलन तो होनी नहीं चाहिए, जाहिर है, आप ठीक कह रहे हो कि जंग किसी वक्त दो ताकतवरों के दरमियान होती है। बाज़ दफ़ा एक ताकतवर कमज़ोर के खिलाफ जंग कर रहा होता है, वो बुनियादी तौर पे उसको मिटाना चाह रहा होता है, और मतलब आप बच्चों को तो यूँ ही लगता होगा ना कि ज़ाहिर है बच्चों को तो स्पेयर करना चाहिए, इसमें अगर जंग हो भी रही है तो क्यों बच्चों को उसमें क्यों मारा जाता है। लेकिन बेटा, जंग इतनी खौफनाक चीज़ है, जब ये हो रही होती है तो फिर वो नहीं देखा जाता कि बच्चा है, खातून है, मर्द है, बुजुर्ग है। वो फिर स्पेशली जो आपको अगर रेफरेंस इस वक्त फ़लस्तीन की तरफ है तो वहाँ जो हो रहा है वो तो एक ब्रूटैलिटी की इंतहा है जो शायद बहुत कम तारीख ने देखी होगी, जो इस वक्त इजराइल वहाँ कर रहा है। और हमारे अल्लाह के फजल से सारे मुसलमान मुल्क जो हैं वो ज़ुबानी जमा खर्च करते हैं, बस उस पर एतराज़ करके, एहतजाज करके, मजम्मत करके फारिग हो जाते हैं। मेरा सवाल ये अंकल कि बताएं कि बच्चों को हर हालत में कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन फिर भी बच्चों पर जुल्म क्यों हो रहा है? आप फ़लस्तीन के हवाले से बात कर रही हो, तो बेटा वो मैंने जैसे पहले भी बताया कि वो एक ऐसी ब्रूटल फोर्स है जो ये समझती है, इजराइल की मैं बात करूंगा, कि शायद हम बच्चों को भी और ख़वातीन को जो भी सामने आएगा उसके मारेंगे, और टारगेट किलिंग कर रहे हैं कि शायद हम ख़त्म कर देंगे फ़लस्तीनियों को। लेकिन इस तरह नहीं हुआ करता। फ़लस्तीनी मैं तो समझता हूँ कि जिस तरह से वो लड़ रहे हैं
हम हमारे लिए तो बायसे शर्म है बाकी मुसलमानों के लिए कि आराम से, और इससे आगे की बात करूंगा मैं, मुसलमान भी छोड़ दें कि उनका मजहब भी एक तरफ रख दें, ये जो इंसान है और इंसानों के साथ और उनके बच्चों के साथ जो जुल्म हो रहा है, इस पे सिर्फ मुसलमानों को नहीं पूरी दुनिया को देखना चाहिए कि अमेरिका उनके साथ खड़ा है, उनको शह दे रहा है कि आप और जुल्म करो। तो ये दुनिया के देखने का काम है, दुनिया को इस पे रिएक्ट करने का काम है कि बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, खवातीन सबको, इवन अस्पतालों पे हमला कर रहा है। तो ये बड़ा खौफनाक काम है, मुझे नहीं समझ आती कि दुनिया इस पे खामोश क्यों है। अच्छा याज अंकल, आप ये बताएं कि आपको भी पता है कि आज वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे मनाया जा रहा है, तो इसके मुतालिक जो यूनिसेफ अदारा है जो बच्चों के हकूक़ के बारे में बात भी करता है और जो स्टेप्स लेता है, तो वो इस सारे मामले में क्यों खामोश है? जो फ़लस्तीन में बच्चे जो है शहीद हो रहे हैं, तो वो इस मामले में क्यों खामोश है? बेटा आप आपको पता है अक़वाम मुत्तहिदा है दुनिया में, जो बनाई इसलिए गई थी कि डिस्प्यूट्स नहीं होंगे, उनको रिजॉल्व करेगी, लेकिन जितनी अक़वाम मुत्तहिदा नाकाम है अपने मकासद में, उतने ही यूनिसेफ भी उसी तरह से है। वो तब उनको फंड्स भी इसीलिए मिलते हैं कि बच्चों की तालीम और उनकी सबके लिए, लेकिन वो भी चूंकि एक अमेरिका दुनिया में, आपको पता है कि जो बड़े इदारे होते हैं इनको ज़्यादा ताकतवर मुल्क ही चला रहे होते हैं, फंडिंग भी उधर से आ रही होती, फिर ये देख भी उसी तरफ रहे होते हैं कि वहां से इजाजत मिलेगी तो हम कुछ कर लेंगे। तो जाहिर है जब बड़ी ताकत जो कि अपने आप को सुपर पावर कहलाती है, वो जब जुल्म पे आमादा हुई भी है और साथ दे रही है जालिम का, तो फिर यूनिसेफ जैसे इदारे क्या करेंगे उसमें? ये बताएं कि फ़लस्तीन अदारा शुमारियत के मुताबिक 7 अक्टूबर से स्कूल बंद है, 6 लाख से ज़ायद तलबा तालीम से महरूम है, तो मुस्तकबिल के मामार में कैसे अपना मुस्तकबिल बचा पाएंगे? देखिए बेटा, ये तो बहुत बात की बात है ना। सबसे पहले तो बात ये है कि वो ये जुल्म हो क्यों रहा है, इसको रोकने की जरूरत है। और बच्चों पे, मतलब इतनी बड़ी तादाद में बच्चों को बराह रास्त निशाना बनाना, वो पूरी वो इलाके तबाह कर दिए गए हैं, बर्बाद कर दिए गए, तो वो बाकी सवाल तो सारे बाद में आएंगे कि ये मुस्तकबिल के मेमारों के बारे में, ये तो पूरी दुनिया के देखने की चीज़ है कि इतना बड़ा जुल्म और उनको सफाहस्ती से मिटाया जाना इटसेल्फ इतना बड़ा जुल्म है। तो मेमार तो जाहिर है वो उनके लिए मेमार होंगे ना, फ़लस्तीन के लिए। वो जो दुश्मन है वो तो इतना जालिम है कि उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता। मतलब मासूम बच्चे, इतने छोटे बच्चे तस्वीरें देख के और उनकी वीडियोस देख के, मतलब जो बंदा, लोग रोते हैं, तड़पते हैं, लेकिन जाहिर है ताकतवर चूंकि उसके साथ खड़ा, इसलिए कर कोई नहीं पा रहा कुछ। ठीक है याज अंकल, एक मुझे ज़रा बात और बता दें कि आपको नहीं लगता कि दुनिया को कोई ऐसे इक़दाम कर देने चाहिए कि दुनिया के किसी भी कोने पे किसी भी बच्चे को कुछ नुकसान ना पहुंचाया जाए, बेशक वो दुनिया का कोई भी कोना हो? तो इसके मुतालिक आपकी क्या राय है कि दुनिया इस तरह का स्टेप क्यों नहीं लेती? बेटा, ये आप बड़ी आइडियलिज्म की बात कर रहे हो कि दुनिया इस तरह की होनी चाहिए कि जहां हर बच्चा महफूज हो, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं है। क्योंकि ये तो खैर बहुत आगे की चीज़ है, इससे हटके बच्चों पे तशद्दुद भी हो रहा होता है, इवन पेरेंट्स कर रहे होते हैं। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है सोसाइटी में। दुनिया तो बहुत बड़ी चीज़ है ना, ये तो अगर आप छोटी छोटी उनमें सोसाइटीज़ में देखो, इवन घरों की मिसाल ले लो, वहाँ जो जुल्म और तशद्दुद हो रहा होता है वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल दुनिया होनी ऐसी चाहिए। आप बच्चे तो बिल्कुल ठीक सोचते हो कि जी हम जिस दुनिया में बड़े हो रहे हैं वहाँ हर बच्चा महफूज होना चाहिए, लेकिन ये प्रैक्टिकल बात नहीं है, इस तरह होता नहीं है। अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और हमारी गुफ्तगू को सुनी और हमारे सवाल का जवाब दिया। ठीक, तो लिहाजा पूरी दुनिया को ये चाहिए कुछ ऐसे कवानीन या ठोस कवानीन बनाए जाएं कि दुनिया में कोई भी बच्चा किसी भी तरह जुल्म और सितम से मुतासिर ना हो। तो लिहाजा हम यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और उसके बाद अर्मिला और इमरान आपको इसी सेट पे ज्वाइन करेंगे।
बैक टू एक्सप्रेसो। बच्चों के हवाले से बात हो रही है। एक तो आपको सेगमेंट कैसा लगा हमारा, थोड़ा यंगर वर्जन, बड़ा अच्छा लगा हमें इन दोनों बच्चों को होस्टिंग करते हुए। और इस मौके पे जब बच्चों का आलमी दिन है तो मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूं कि प्लीज अपने बच्चों की बात सुने, अपने बच्चों की बात को रिस्पेक्ट दें, वैल्यू दें, अपने बच्चों पे बातें इंपोज ना करें, अपने बच्चों को ये ना कहें कि बेटा तुम्हें नहीं पता, नहीं करो। अपने बच्चों को सवाल भी पूछने दें और बेस्ट पॉसिबल आंसर्स भी उनको ढूंढ के दें। जब आपके बच्चों को सवाल पूछने की आदत हो जाएगी तो बच्चों को जवाब तो ढूंढने होते हैं, फिर जो सवाल उनके जहन में आते हैं, तो सपोर्ट देम। इससे आपके बच्चे मजीद बेहतर ग्रो करेंगे, उनकी जो लर्निंग स्किल्स हैं वो मजीद बेहतर होंगी और ऑब्वियसली दे वुड बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग, इस सोसाइटी के अंदर बेहतर तौर पे चल पाएंगे। अब हमने चूंकि अरमला हसन डिटेल में एक तो सेगमेंट हमने किया, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगला सेगमेंट भी हमारा इसी हवाले से है और अब हम जरा साइकोलॉजिकली डिस्कस करेंगे बच्चों के मसाइल के हवाले से। वकार मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं अगले सेगमेंट के अंदर माइंड मैटर्स में। उनकी किताब भी है बच्चे का मुकदमा बाय द वे, जो उन्होंने बच्चों के हवाले से ही लिखी है। इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। आज किस पहलू पे बात हो रही है आज के सेगमेंट में देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। बात करेंगे बच्चों पर, क्योंकि बच्चों का आलमी दिन है तो उस हवाले से बात करना ज़रूरी है। बच्चों के हवाले से अगर देखा जाए तो बच्चे जो हैं इन पर इल्मी नफ्सियात का बड़ा एहसान ही मैं कहूँगा, क्योंकि इल्मी नफ्सियात ने आज से 150 साल पहले जब तरक्की करना शुरू की तो उन्होंने हमें बताया कि जो बच्चे हैं वो मुकम्मल तौर पर और कुल्ली तौर पर एक अलग मखलूक तस्वुर किए जा सकते हैं। उसकी वजह उनकी अकली वो जो मदारिज हैं, अकल जो है वो मुख्तलिफ दर्जों में जाके सफ़र करती है। तो इस हवाले से देखा जाए तो जो बच्चे हैं वो मुकम्मल तौर पर एक अलग मखलूक हैं। अच्छा, 150 साल पहले की जो तस्वीर हैं तारीख़ के हवाले से जो हमें पेंटिंग्स मिलती हैं, उसको अगर हम गौर से देखें तो हमें मालूम होता है कि हमने तारीख में इंसानों ने बच्चों को एक बड़ों की एक मिनिएचर फार्म तस्वुर किया है। यानी एक इंसान जो है वो बड़ा होता है और एक इंसान जो है वो छोटा होता है। जबकि इल्म नफ्सियात ने हमें बताया है कि बच्चे जो हैं वो मुकम्मल तौर पर एक अलहदा मखलूक के तौर पर तस्वुर किया जा सकते हैं। स्पेशली उनकी जो अकल के दर्जों को अगर हम जहन में रखें, उनके जज्बात के हवाले से हम उन चीज़ों को जहन में रखें कि कैसे जो है वो ग्रोथ होती है एक इंसान की, तो उस हवाले से 18 साल से कम उम्र जितने भी अफराद हैं वो बहुत हद तक मुख्तलिफ होते हैं। और फिर 18 साल से नीचे जो मुख्तलिफ दर्जे हैं उनको देख कर हमें तालीम का और तरबियत का बंदोबस्त करना पड़ता है। अदरवाइज़ अगर उन दर्जों का ख्याल न किया जाए, उन दर्जों का एहतराम न किया जाए, तो फिर वो तालीम और तरबियत जो है वो जुल्म के दायरे में दाखिल हो जाती है। उसकी वजह यह है कि मिसाल के तौर पे एक बच्चा जो है उसमें अभी तक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की सलाहियत पैदा नहीं हुई, या डिडक्टिव या इंडक्टिव लॉजिक का उसके अंदर तस्वुरात अभी उस तरह पैदा नहीं हुए, यानी अकल अभी उस दर्जे पे नहीं पहुंची। और मैं उसको अगर अलजबरा पनिशमेंट के साथ और सज़ा के साथ पढ़ाने की कोशिश करूँगा तो इसका मतलब ये है कि मैं उस पर जुल्म कर रहा हूँ। क्योंकि जुल्म की एक डेफिनेशन ये है कि किसी भी फ़र्द से उसकी सलाहियत से ज़्यादा काम लेना, इसको हम जुल्म कह सकते हैं। तो बच्चों पे तो बहुत ज़्यादा मजालिम हुए हैं। कार्ल सैगन को कोट करता जाऊँ कि कार्ल सैगन ने एक बहुत खूबसूरत बात की। एक्चुअली कार्ल सैगन जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर थे बच्चों से। और बच्चों से क्यों मुतासर थे? क्योंकि बच्चे जो सवालात करते हैं उनसे मुतासर थे। ये बहुत ही एक प्योर फॉर्म है बच्चों की। हम देखते हैं कि वो बेहतरीन कंक्रीट खूबसूरत जामे सवाल करते हैं। और उसकी वजह क्या है? जामे सवाल किसको कहा जा सकता है या म्यारी सवाल किसको कहा जा सकता है? हर वो सवाल जो खौफ और तस्सुबात और इनसे पाक हो और जिसमें खौफ या तस्सुबात की कंसिडरेशन से उसको कंसिडर ना किया जाए, ऐसा सवाल जो है उसको म्यारी कहा जा सकता है। बच्चे जो है वो म्यारी सवाल पूछते हैं। और एक साइकोलॉजी की स्टडी के मुताबिक अगर बच्चों को ना रोका जाए, यानी उनके सवाल के हवाले से हौसला अफजाई की जाए, वो जो सवाल करते हैं उसकी जो एक सवाल के आगे फिर एक सवाल फिर सवाल फिर सवाल, आपको मालूम है, तो वो उस सिलसिले को ना रोका जाए तो एक बच्चा जो है जिसकी उम्र 4 या 5 साल है उसको एवरेज औसतन दिन में 400 सवालात करने चाहिए। और यही वो सवालात हैं जो कि उसके जहन को बना रहे होते हैं। न्यूरॉन्स जो है वो बहुत हद तक माँ के पेट से कंप्लीट हालत में बच्चा जो है वो लेके आता है, लेकिन न्यूरॉन्स के दरमियान जो कनेक्शन हैं, सिनेप्सिस है या लर्निंग है, वो इन्हीं सवालात जो वो सवालात कर रहा है, इनके जवाबात अगर उसको दिए जाएँ तो उससे वो जो सिनेप्सिस हैं वो बनते हैं, लर्निंग बनती है। और ये बहुत ही क्रिटिकल पीरियड होता है बच्चों का 5 साल से कम उम्र। जुल्म बहुत हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। तारीख़ इंसानी में एक तो जंगों में बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ, अभी तक, यानी अभी भी आप गज़ा में देखें तो जो कुछ हो रहा है, इस चीज़ को देखा जाए तो लगता है जैसे इंसान अभी तक उस तरह मैच्योर नहीं हुआ। और बच्चों के हकूक़ के हवाले से हम अभी तक उस तरह सेंसिटाइज नहीं हैं इंटरनेशनल सतह पर। जितने भी कोई मुल्क कितना ही अपने आप को महज़ब कह ले, जाते जाते वो एक ऐसी हरकत करता है जिससे हमें लगता है जैसे इंसान जो है वो अभी तक रास्ते में है। और उसने स्पेशली बच्चों के हकूक़ के हवाले से दावे अपनी जगह पे
डॉक्यूमेंटेशन अपनी जगह पे, ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो हमें बताते हैं कि अफ्रीका के बच्चे हों या थर्ड वर्ल्ड के बच्चे हों या फिर किसी जंग ज़दा इलाके के बच्चे हों, जिस तरह गज़ा में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, तो इन तमाम चीज़ों को अगर देखा जाए तो हमें लगता है कि जैसे हम बच्चों के हवाले से अभी तक उस तरीके से हसास नहीं हैं। जब हम तरक्की पजीर ममालिक की बात करते हैं, जब हम पसमानदा ममालिक की बात करते हैं, तो वहाँ पर बच्चों के हालात बहुत ज़्यादा बुरे हैं। यानी अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में इस वक्त 2.5 करोड़ से ज़ायद बच्चा जो है वो स्कूल ही नहीं जा रहा। जबकि अगर हम रियासत की बात करें तो रियासत जो है वो हक तस्लीम किया उसने बच्चों की तालीम के हवाले से, यानी बच्चों की तालीम जो है ये हक है, बच्चे का हक है जो कि रियासत ने तस्लीम किया हुआ है। लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि पाकिस्तान में मोर देन 40% ऑफ जो टोटल चिल्ड्रन है वो स्कूल ही नहीं जा रहे, और इसके हवाले से जो सबसे नुमाया गफलत है वो बड़ों में है। यानी आप हर तरह का एहतजाज करते हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत पे एहतजाज करते हैं, सियासी पार्टियाँ मुख्तलिफ अपने मामलात को लेकर सड़कें ब्लॉक करती हैं, बहुत सारे एहतजाज करते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा अलमिया जन्म ले रहा है इस मुल्क में, और वो है इतनी ज़्यादा तादाद जो कि दुनिया में परसेंटेज के वाले से दुनिया में सबसे ज़्यादा तादाद है बच्चों की जो कि स्कूल नहीं जा रहे। इस दफ़ा बच्चों के आलमी दिन के हवाले से जो थीम है वो है कि फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट, और जब हम फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट कहते हैं तो हम एवरी राइट कह रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत बुनियादी राइट्स जो हैं, बहुत ही बुनियादी हुकूक जो हैं, उनसे बच्चे महरूम हैं। बच्चे खेल के मैदान से महरूम हैं, जो कि उनका बुनियादी हक तस्लीम किया गया है। 1989 का जो बच्चों के हवाले से मुआहदा है उसमें जो बेसिक राइट्स हैं उसमें इवन खेल का मैदान है, उसकी जो तालीम है, उसके हवाले से सेहत है, उसका ओपिनियन है, उसकी जो वॉइस है उसको सुनना, उसके जो सवालात हैं उसको इनकरेज करना, उनको जवाबात देना, ये तो डिस्क्रिमिनेशन या तासुब जो है किसी सूरत में उस नज़र से बच्चों को ना देखा जाए, ये तमाम जो हैं वो हकूक़ बैन अक़वामी उसमें लिखे हुए हैं। और आपके लिए हैरत अंगेज़ बात होगी कि पाकिस्तान जो है वो अव्वलीन ममालिक में शामिल था जिसने उस पर साइन किए 1989 में। और लेकिन उसके बावजूद जब हम ज़मीनी हक़ाइक़ देखते हैं तो बड़ी हैरत होती है कि पाकिस्तान जो कि अव्वलीन साइन करने वालों में था, पाकिस्तान में बच्चों की हालत इज़ार जो है वो ये है कि अगर आपके सामने ये स्टैट्स आ जाएँ, ये शुमारियात आ जाएँ कि पाकिस्तान में कितने बच्चे जो हैं वो भिखारी हैं, पाकिस्तान में कितने बच्चे जो हैं वो अगवा होते हैं, पाकिस्तान में कितने बच्चे हैं जो सिरे से स्कूल ही नहीं जाते, और ये तो और कितने बच्चे हैं जो कि जिनको ड्रग्स पे लगा दिया गया है, कितने बच्चे हैं जिनको क्राइम पे लगा दिया गया है। इस तमाम चीज़ों को देखा जाए और स्पेशली वो बच्चे जिनसे जबरन मजदूरी करवाई जा रही है, वो बहुत बहुत बड़ी तादाद है। भट्ठों पे जो बच्चे काम कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को देखा जाए और जब हम देखते हैं अपनी डॉक्यूमेंटेशन को, अपने दस्तावेज़ात को, या रियासत के हवाले से जो भी दस्तावेज़ात हैं या महकमे हैं, और जब आप बाहर निकलते हैं पाकिस्तान में सड़कों पे, गलियों पे, देहातों में, मुख्तलिफ रिमोट एरियाज़ में, तो मुकम्मल तौर पे एक 180 का फ़र्क नज़र आता है। एक और बहुत ही जो बुनियादी हक़ है बच्चे का वो है कि लिवेबल प्लैनेट, यानी एक ऐसा सैयारा हम उनके लिए छोड़ के जाएँ जो रिहाइश के काबिल हो। और वो जो सैयारा है उसके पीछे जिस तरह हम लगे हुए हैं ज़मीन के पीछे, क्लाइमेट चेंज या मौसमियाती तब्दीलियाँ या माहौलियाती तब्दीलियाँ, इन पर हम इसीलिए आवाज़ उठाते हैं क्योंकि हम आने वाली नस्लों के मुजरिम होंगे अगर हम उनके लिए एक ऐसा सैयारा छोड़ के नहीं जाते जहाँ पे वो ज़िंदगी कर सकें। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे जिनको तारीख में गूंगा रखा गया, उनकी बात नहीं सुनी गई, या उनकी बात को आप जब इस तरह सुनते हैं कि अच्छा ये एक बच्चा बात कर रहा है और उस आपके एक्सप्रेशन इस तरह के होते हैं जैसे ये एक बचकाना बात है, या उसका अगर कोई खिलौना टूट गया है और वो रोया है तो आपकी नज़र में वो प्लास्टिक का खिलौना जो है उसकी कोई वक़्त नहीं है, वो क्या प्लास्टिक का खिलौना है और ले आएंगे वगैरह वगैरह, आपके ज़हन में इस तरह की चीज़ है। लेकिन उसके लिए वो प्लास्टिक का खिलौना क्या है, ये बच्चे के पर्सपेक्टिव में जब तक आप नहीं देखेंगे तो आप सेंसिटाइज नहीं हो सकते कि बच्चा जो है वो कैसे इमोशनल बीइंग है, कैसे वो अपने जज्बात के हवाले से उसके अंदर जो एक तलातुम है उसको आप तस्वुर भी नहीं कर सकते। आपके अंदर वो नहीं है क्योंकि आपके अंदर कॉग्निशन जो है वो डेवलप हो गई है, अक्ल जो है वो डेवलप हो गई है, तो जज्बात को आप कंट्रोल करने की किसी हद तक काबिल हैं, बच्चा उस काबिल नहीं है। तो बच्चे की वो जो लिमिटेशंस हैं, वो जो तहदीदात हैं, उनका अगर आप एहतराम नहीं करेंगे तो मेरी नज़र में फिर आप बच्चे का एहतराम नहीं करेंगे। बच्चे का एहतराम जो है उन तहदीदात को जानने का नाम है, उन तहदीदात का एहतराम करने का नाम है। लेकिन आखिर में सिर्फ ये कहूँगा कि अगर आप बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट से वाकिफ़ नहीं है, यानी उस अकल उसकी कैसे तरक्की कर रही है और किन दर्जों में तरक्की कर रही है और इस वक्त आपका बच्चा किस दर्जे पे है, इससे अगर आप वाकिफ़ नहीं हैं और
बच्चे के जज्बात के हवाले से, उसकी बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल लिमिटेशंस के हवाले से वाकिफ नहीं है, तो फिर आप उसका एहतराम कर ही नहीं सकते। एहतराम करने के लिए इन तमाम तहदीदात से वाकफियत ज़रूरी है। बच्चों से प्यार कीजिए, यही हमारा मुस्तकबिल है। देखते रहिए माइंड मैटर्स। Welcome back to Expresso। आपने कहना था। अच्छा चलें जी, हम क्रिकेट पे तो बहुत बात कर चुके हैं। दिस इज द न्यूज़पेपर फॉर यू। हम क्रिकेट पे तो बहुत बात कर चुके हैं, हमने कुछ फुटबॉल पे बात करनी है। पिछले इनफैक्ट हमारे एपिसोड्स में भी मुसलसल हमने कहा कि हमें खुशी इस बात की हो रही है कि पाकिस्तान में फुटबॉल पे एटलीस्ट बात होना शुरू हो गई है। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स राउंड 2 के मुकाबले जारी हैं। आपको मालूम है पहला मैच पाकिस्तान ने कंबोडिया के खिलाफ इस्लामाबाद के जिन्ना स्टेडियम में जीता था। दूसरा मैच पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली नहीं जीत सका। पाकिस्तान को 4-0 से शिकस्त हो गई थी उस मैच में, लेकिन वो मैच वर्ल्ड 57 सऊदी अरेबियन इंटरनेशनल टीम के खिलाफ था, जिसके बारे में हमने जब कुछ फॉर्मर फुटबॉलर से बात की थी, उन्होंने कहा था भाई पाकिस्तान ने खूब मुकाबला किया है, इसको हम 2-0 भी कह सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल आखिरी 2 मिनट्स के अंदर आखिरी 2 गोल स्कोर हुए थे। 4-0 से पाकिस्तान मैच आ रहा। दूसरा मैच इस सिलसिले का कल 21 नवंबर को ताजिकिस्तान के खिलाफ वंस अगेन इस्लामाबाद में ही खेला जाएगा। खिलाड़ी बड़े पुरजोश हैं, और चूंकि इसी मैच में इनफैक्ट इसी ग्राउंड के ऊपर चूंकि हम पहले हरा चुके एक मैच कंबोडिया को, तो हमारा होम ग्राउंड होम क्राउड वाला कॉन्फिडेंस भी यहाँ पे मौजूद है हमारे साथ। बिल्कुल, ताजिकिस्तान फीफा रैंकिंग में 109 और पाकिस्तान 103 नंबर पर है, 193 पे सॉरी इनफैक्ट। और पाकिस्तान के हवाले से ऑब्वियसली हम फुटबॉल को बहुत अरसे बाद डिस्कस कर रहे हैं, और पहली दफा मुझे लगता है कि इस लेवल के ऊपर हम फुटबॉल को डिस्कस करें जब हमारी टीम इतने अच्छे मुकाबले करिए। 2 के सऊदी अरब के हवाले से इमरान सेठ कि हमने मुकाबला खूब किया, लेकिन अब कल का जो मैच है उसके लिए भी ऑब्वियसली बहुत सारी एफर्ट रिक्वायर्ड होगी। और पाकिस्तान के लिए एक प्लस पॉइंट है कि इसी ग्राउंड के अंदर पाकिस्तान ने पहले कंबोडिया को हराया है, और पाकिस्तान का जो मोरल है ऑब्वियसली टीम का वो बुलंद भी होगा। अच्छा, एक मैं तारीफ करना चाहूंगा इस्लामाबाद के रावलपिंडी के क्राउड की, क्योंकि पिछला मैच जो हुआ था वो हाउसफुल था। लोगों ने आई बिलीव टिकट भी खरीदी होगी, आई एम नॉट श्योर कि वो फ्री था, मेरे ख्याल में टिकट ली थी लोगों ने। हाँ, और उसके बाद लोगों ने जिन्ना स्टेडियम को पूरा भर दिया था। उसके कुछ मनाजिर भी हम अगर दिखा पाएं तो बहुत जबरदस्त वो मैच था, जिसमें पाकिस्तान ने फिर शायद यही जज्बा था जिसके बाद कंबोडिया को हराया था। अब जो कल मैच है उसमें भी मैं यही एक्सपेक्ट करता हूं, जो फुटबॉल एंथुसियास्ट हैं वो जाएंगे, वो अगर टिकट भी है छोटी मोटी वो खरीदेंगे, और स्टेडियम आपने भर देना है भाई। स्टेडियम भरा हुआ नजर आना चाहिए, दुनिया को पता लगे कि यहाँ पे फुटबॉल का भी उतना ही क्रेज है। हाँ, यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जब आप बात करते हैं यंगस्टर से जो स्पोर्ट्स के शौकीन हैं, उनको क्रिकेट के अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको फुटबॉल के अंदर दिलचस्पी है। फुटबॉल, एग्जैक्टली, और वो इंटरेस्ट लेते हैं। दो कि हमारी टीम उस तरह से नहीं है आप, जो कि बहुत अच्छी बात है कि करिए, वरना अदरवाइज जो बाकी फुटबॉल स्टार्स हैं उसकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग पाकिस्तान के अंदर यंगस्टर्स के अंदर मौजूद है। क्लब्स के अंदर इनफैक्ट जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके बच्चे इतना जबरदस्त फुटबॉल के अंदर एक्सेल कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली स्टेट लेवल के ऊपर फुटबॉल की प्रमोशन उस तरह से नहीं है, बट आई नो फ्यू स्कूल्स जो अपनी फुटबॉल जो टीम्स हैं, जो क्लब लेवल की टीम्स हैं, उनको तैयार करते हैं, वहां पे खेलते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बड़ा अच्छा खेलते भी हैं और उनको जाहिर है वो फुटबॉल को फॉलो भी करते हैं। हमारे साथ इस वक्त ईसा खान मौजूद हैं जो कि साबिक कप्तान भी हैं पाकिस्तान फुटबॉल टीम के। उनसे जरा बात करते हैं, थोड़ी सी राय ले लेते हैं, वो कैसी राय रखते हैं आने वाले मैच के बारे में। ईसा, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ईसा, कैन यू हियर अस? ओके, दैट्स ग्रेट। ईसा, थैंक यू वेरी मच जॉइनिंग अस। एक तो पाकिस्तान के पहले 2 मैचेस पे तो हम बात कर चुके हैं, कल के मैच को आप कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान की जो कारकर्दगी है और इंटरनेशनल एरिना बहुत अच्छी रह रही है, हम तो उसको बड़ा पॉजिटिवली ले रहे हैं। आप बीइंग फुटबॉलर, बीइंग प्लेयर, कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं पाकिस्तान जो प्लेइंग 11 इसको कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा था, लास्ट 2 मैचेस पाकिस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, और तकरीबन अगर देखा जाए खासकर लास्ट मैच पे जो है ना एक स्ट्रांग ओपोनेंट के साथ जो है ना बहुत बेहतरीन मैच खेला है। तो मेरे ख्याल से ये भी अच्छी टीम है, ताजिकिस्तान की भी फुटबॉल बहुत अच्छा है। अगर हम उसी स्ट्रेटेजी पे उसी प्लानिंग के साथ खेले जो लास्ट मैच हमने खेला है, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम इसको बीट करेंगे। और क्योंकि इतनी स्ट्रांग ओपोनेंट के सामने हमें तकरीबन 3 से 4 चांस मिला है जो लास्ट मैच में, तो इंशाल्लाह तो यही है कि पाकिस्तानी प्लेयर जो है ना, क्योंकि ओम पे खेल रहा है, वो अवे पे था, तो ओम की भी एडवांटेज है। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तानी प्लेयर स्पिरिट के साथ खेलेंगे, क्योंकि ये मैच पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। यही वो मैचेस है जो पाकिस्तान को मतलब कम अज कम अगर वर्ल्ड कप के सेकेंड राउंड में हम ना जा सके, कम अज कम जो एशिया कप है उसके लिए तो हम क्वालिफाई कर सके। तो मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान ईसा की कुछ ऑडियो का इशू है। ईसा, आपको आवाज आ रही है हमारी? आवाज आ रही है आपकी?
जी जी साहब, अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा आप प्लीज। तो मैं कह रहा था कि पाकिस्तान के लिए ये बहुत अहम मैच है, क्योंकि लास्ट मैच पाकिस्तान बहुत ही अच्छा खेला है और एक स्ट्रांग ओपोनेंट के सामने जो है ना बहुत बेहतरीन मैच खेला है। मेरे ख्याल से ये मैच पाकिस्तान के लिए अहम है। अगर उसी स्ट्रेटेजी के साथ खेले, अगर उसी इस तरह डिफेंस खेला है उस वहां पे और काउंटर अटैक पे हमारा अटैक हो रहा था, अगर उसी प्लानिंग के साथ खेले तो मुझे उम्मीद है कि ताजिकिस्तान को हम बीट कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हमारी जो रैंकिंग है वो ताजिकिस्तान से कोई ऑलमोस्ट 93 नंबर्स का डिफरेंस है, ऑलमोस्ट कमोबेश कोई 90 का तो है। तो इसका आप क्या इम्पैक्ट देखते हैं और पाकिस्तान की इस वक्त जो परफॉर्मेंस इसको देखते हुए दोनों टीम्स का कंपैरिजन क्या है आपके माइंड में? पिछले मैच के अंदर थोड़ा समय लगा कि हम शायद इतना अटैकिंग नहीं जा रहे थे, डिफेंसिव ज्यादा हो रहे थे। आप कह रहे हैं कि सेम स्ट्रैटेजी से जाएं, अटैकिंग ना जाएं, डिफेंसिव रहें, ऐसा कह रहे हैं आप? बिल्कुल, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो बाकी कंट्रीज है उनकी डोमेस्टिक फुटबॉल भी शुरू है, उनकी डोमेस्टिक एक्सपोजर भी मिल रहा है, उनको इंटरनेशनल भी मिल रहा है। हम बहुत अरसे के बाद से डायरेक्ट इंटरनेशनल पे जा रहा है, तो मेरे ख्याल से हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है इंटरनेशनल फुटबॉल खेलना। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि वो हमसे फुटबॉल में बेहतर है। 2006 में हमने ताजिकिस्तान के साथ मैच खेला था बांग्लादेश में, तो हम 2-0 से हार गए ताजिकिस्तान से। तो मेरे ख्याल से ताजिकिस्तान कमजोर टीम नहीं, अगर हम एडवांस खेलने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है हम खराब हो जाए। तो ये जो हमारे प्लान था, जो अभी लास्ट मैच में हमारी टीम ने खेला है, इसी प्लानिंग के साथ अगर हम खेले तो मेरे ख्याल से मुझे उम्मीद है, क्योंकि हमारा काउंटर अटैक पे जो हमारा टीम की फ्रंट की जो लड़की है ना, उनकी ये लास्ट मैच में बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन था। तो मुझे अल्लाह जो है ना जिस स्पिरिट के साथ ये लास्ट मैच खेला है, अगर लड़के उसी स्पिरिट से खेले तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम ताजिकिस्तान को बीट कर सकते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ ये भी ताजिकिस्तान की टीम कितना इंप्रूव किया, वैसे बहुत बड़ा अरसा है, ऑलमोस्ट 17 साल के बाद हम अगर एक टीम के खिलाफ जा रहे हैं। और वन थिंग जो आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, इस पे जरा बल्कि आखिर में बता दें, आपने कहा कि वो हमसे बहुत बेहतर है। क्या इंटरनेशनली हमें टेक्निक में प्रॉब्लम है जब हम खेलने जा रहे हैं, स्टेमिना के अंदर इशू है, आई मीन फिटनेस का प्रॉब्लम है, कहां पे हम थोड़ा लैग करते हैं जिसपे हमें मजीद काम करना पड़ेगा टू मीट द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स? देखो, हमारे पास जो है ना हर मुल्क में एक बेहतरीन प्रोफेशनल लीग होता है, जो उसका स्टैंडर्ड जो है ना तकरीबन इंटरनेशनल लेवल के मुताबिक होता है। तो उनके लिए मुसलसल पूरा साल वो खेल रहा है, मैचेस उनको मिल रहा है, उनकी प्लेयरों की उनकी फिटनेस लेवल बहुत अच्छा होता है। वहाँ पे हर क्लब में जो है ना कोचेस जो है ना प्लेयर के ऊपर काम कर रहा है। तो अभी हमारे प्लेयर जो है ना 8 साल से हमारा लीग नहीं हो रहा है, हमारे जो प्रीमियर लीग है वो बंद है। तो 8 साल से जो है ना जो हमारा हेड कोच है, इसने माशाल्लाह टीम को बहुत बेहतर किया है। इसको तकरीबन अभी तक हमने पूरी पाकिस्तान से 25 लड़के इनको हैंड ओवर किया हुआ है। अगर ये पूरी पाकिस्तान में जो है ना दोबारा से जो है ना डोमेस्टिक देखेगा और तकरीबन 2 इस तरह टीमें और भी बन सकते हैं। हमारे पास टैलेंट है, सिर्फ ये कि अगर मेरिट पे सिलेक्शन हो तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान का अगर सिलेक्शन हो तो चीजें बहुत बेहतर हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया ईसा खान के, आपने में ज्वाइन किया। पाकिस्तान जी मैच है कल 21 नवंबर को इस्लामाबाद में। एज इमरान सेट कि आप लोग जरूर जाएं, फुटबॉल की टीम यहाँ पे मौजूद है, उनको सपोर्ट करें। अपना स्टेडियम फुल होना चाहिए, जिना स्टेडियम, ताकि एक इंप्रेशन अच्छा जाए कि एक फुटबॉल लविंग नेशन भी है हम, जहाँ पे हर स्पोर्ट को सपोर्ट करते हैं, वहाँ पे फुटबॉल को भी हम और ताजिकिस्तान की टीम पे भी तो इंप्रेशन है कि ये कितना जबरदस्त क्राउड है पिंडी इस्लामाबाद का। जरूर जाइए जी, कल मैच है पाकिस्तान वर्सेस ताजिकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर। इसके साथ साथ हम इससे पहले कि ब्रेक पे जाएं और प्रोग्राम भी इनफैक्ट खत्म करें, ब्रेक पे तो टाइम खत्म हो गया, बात आप कर लें स्मोक के हवाले से। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज दैट वी हैव। बिल्कुल, स्मॉग के हवाले से आपको पता है कि एहतियात करनी है, और स्मॉग जो फिजा है वो ऑब्वियसली बहुत जहरीली भी हो रही है। और पंजाब के 10 अजला में 1 हफ्ते तक जो मास्क पहनना है उसको लाजमी करार दिया गया। चलान होगा इसमें? हाँ, पता नहीं, फाइन ही होना चाहिए, चलान का तो पता नहीं। स्मोक को लेके जी बहुत सीरियस इशू है। हुकूमत पंजाब इस हवाले से खासा काम कर रही है, लेकिन आप भी एज ए शहरी अपने जिम्मेदारी का सबूत ये दे कि आप अपनी हेल्थ की खुद हिफाजत करें, मास्क का इस्तेमाल करें, गैर जरूरी। आपको याद है जब कोरोना में लोग मास्क नहीं पहनते थे तो पुलिस उठक बैठक करवाती थी सिट स्टैंड, तो ये होना चाहिए वैसे। लेकिन जी स्मोक से एहतियात करें। और वैसे मैंने सुना था कि 28 को कोई मसनूई बारिश होने वाली है, लेकिन 29 से वैसी बारिशें शुरू हो रही है। तो लेट्स होप कि क्या 28 को पैसे बचा ले, 29 को वैसे ही। हाँ, वैसे ही। गुड बशवा, आपसे इजाजत चाहते हैं, आपसे कल मिलेंगे इंशाल्लाह। ख्याल रखिए।